वो धीरे धीरे मार्केट में रनिंग पकड़ा तो लोगों ने मेरा नाम ही सिल्की बांध रख दिया। दपरबो तुम्हारी छत्र छायमा सिल्की बांध की प्रेम मायमा ये ना हुए निहाल। अरे तुए पापनी का छत्तीसगढ़ मां मेरी आखी रुए रुए की वे गे नीलाल। मंगलेश डंगवाल हैं कहाँ, क्यों दिख नहीं रहे? मेरे एक बहुत बड़ी कंपनी से एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड हो जो 2023 में खत्म हुए। जो नया गीत है कब आ रहा है, कब तक इंतजार करना होगा हमको? ये मैं अभी बता दे रहा हूँ स्क्रीन के माध्यम से कि केवल 2.5 मिनट का गीत होगा। फुंदाड़ी और मायाबान की लीग का ही उनसे ऊपर होगा। कई कलाकार हैं जो सड़कों पर उतर गए हैं कि संस्कृति विभाग जो है उनकी नहीं सुन रहा है। या हम ना सरकार पे आश्रित है ना संस्कृति विभाग पे आश्रित है, क्योंकि यदि मैं संस्कृति विभाग पे आश्रित होता तो मुझे यहाँ रोड पे उतरना पड़ता। कहा गया कि मंगलेश डंगवाल जो है पहाड़ी वर्सेस देसी की बहस करने वालों के साथ खड़े हैं। मैं मंगलेश का टेक जानना चाहूँगा इस पे कि आखिर हुआ क्या था। तो मेरा रिस्क इसमें कार्यक्रम तय हुआ, हम वहाँ से एग्रीमेंट कर चुके थे, जबान दे चुके थे, और मैंने बोला ना कि मैं सही मार्ग पे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने दूंगा। उस दिन मेरे हृदय से आंसू इसलिए आए जिनका मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ उनमें से 2-4 भाई बहन ऐसे हैं कि जो फेसबुक के माध्यम से मातृशक्ति को गाली दे रहे हैं। क्या मेरी माँ, क्या जिसने गाली दी? लोगों ने लिखा कि ठीक है जी ये बीजेपी का चमचा है। फेसबुक पे लिखने से कुछ नहीं होता। और बाकी मेरा वीडियो आप देखते रहे, गालियां लिखते रहे। मैं आपके चरणों में करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पे एक FIR कर दो और मेरे ऊपर एक मुकदमा कर दो। करके मैं तो चाहता हूँ कि ऋषिकेश मास्टर जी को आप राज्यपाल बना दीजिएगा यहाँ के। मेरे चाहने से मेरी सोच तो ये है। चुनाव के बाद मास्टर जी से मिलना हुआ आपका? नहीं, देखो ऐसा देखो, उन्होंने ऐसा तो नहीं है, मतलब मंगलेश डंगवाल के साथ ये तो नहीं है कि मैं RSS से जुड़ा हूँ तो सिर्फ बीजेपी का करूंगा। ऐसा हो सकता भाई। एक बाहरी के तौर पर मैं जानना चाहूंगा कि RSS से जुड़ना क्या होता है, RSS में क्या सिखाया जाता है? सतयुगी रे हिंदू धर्म, त्रेता विजय हिंदू धर्म, द्वापर माँ हिंदू धर्म, कलयुगी जय हिंदू धर्म, भक्ति सागर हिंदू धर्म, प्रेम सागर हिंदू धर्म, शिव सागर हिंदू धर्म, करुणा सागर हिंदू धर्म, बोल भय बंधु सच ध्याई सी, जय विजय हो हिंदू धर्म, जय विजय हो हिंदू धर्म। तो आपके बारे में अब ये अफवाह है या सच है मुझे नहीं पता, आप नेत्रहीन हैं, आपकी दोनों आंखें नहीं हैं। तो मुझे पहले पेचिश आती है। रियल घटना मैं आज लोगों को बता देता हूँ। ये बचपन से नहीं था, ये बाद में हुआ 3 साल के बाद ये घटना। तो ये आई साइड की दिक्कत मुझे ऐसे हुई थी, लेकिन जब ये आया था तब मैं 6 महीने तक दिखता था बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आवाज़ से मैं एहसास करता था ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। जब मायाबांध का एल्बम आया तो उसमें एक कलाकार हुए आपके नचिकेता कुकरेती जी, जो लीड एक्टर थे बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि मायाबांध के आने के 2 या 4 महीने बाद उनकी डेथ हो जाती है। बिल्कुल। आखिर नचिकेता कुकरेती के साथ हुआ क्या था? वो लड़का पौड़ी की तरफ जाता है नचिकेता, और वहाँ से एक सोमो में बैठ के देहरादून वापसी आ रहा था। रात को करीबन 12-1 बजे की बात है। जो जीप वाली कार थी वो रोड पे उलट जाती है। उसने पीछे बैंड में 7 मोड़ के पास ये काबल कि मुझे कुछ डर लग रहा, मुझे आगे बैठा दो। वो पहले पीछे बैठा हुआ था। जानी की लाई आजू रे याद ओणी माया रे। और आता है नेगी की चेली। जी। एल्बम का नाम ही मेरे ख्याल से नेगी की चेली था। हाँ, बिल्कुल। बहुत विवाद चला इस पे भी। ये जो गीत लिखा गया था, लोगों ने एक मुद्दा बनाया कि आपने इसको नरेंद्र सिंह नेगी जी पे गा दिया। और कोई सिखाने वाले ना, हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो रोड पे आ जाएंगे। सरकार ने तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जी बोला था कि कुकुरमुत्ता है। किसी भी देश की सरकार हो, ये कुकुरमुत्ते की तरह आती है और चले जाती है। क्या अरेंज था या लव था या कैसे इस रिश्ते की शुरुआत हुई? तो इन सब चीजों की जांच पड़ताल चली। कम से कम 14 साल तक हमने इनको अजमाया। सरकारी न्याण सबरे सरकारी न्याण, सरकारी न्याण आज न चैद सबरी बैखू की घाण, बैखू की घाण। पांडे जी की ढोल की ताणी ऐ जाई न बांध बनी, लेगी उना माया घणी भैर भीतर दगड़ियों साणी। हे मेरी नेगी की चेली भारी अलबेली रे झिंगा पुतड़ी। उत्तराखंडी संगीत जगत में बहुत सारी चीज़ें नई हो रही हैं। नए मैशअप्स आ रहे हैं, रैप्स हो रहे हैं, गानों में भी नए नए तरीके के एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने वाले हैं, उस शख्सियत ने ये एक्सपेरिमेंट करने तब शुरू कर दिए थे जब यहाँ के लोग इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में जानते तक नहीं थे। आप फास्ट रिदम में गीत बोल लीजिए, आप रैप सॉन्ग बोल लीजिए, या फिर आज जो हर गायक इस्तेमाल करता है डी टोन या ऑटो ट्यून की जो इफ़ेक्ट है वो आज इस्तेमाल हो रहा है, उसकी शुरुआत भी उसी गायक ने की थी। वो गायक जो काफ़ी सालों से गायब था, लेकिन अब जो है वो आने की तैयारी कर रहा है और जिसके गानों का इंतज़ार पूरे उत्तराखंड को है। तो आज हमारे साथ हैं मंगलेश डंगवाल जी, मायाबान के जो गायक हैं और अपने ज़माने के रॉक स्टार हैं, जिन्होंने उत्तराखंड में फास्ट रिदम वाले गानों की शुरुआत की और ऐसे ऐसे यादगार गीत हमें दिए जो आज भी शादियों बारातों में बजते हैं, और साथ में ऐसे गीत भी दिए जो हम अकेलेपन में युगलांस में सुन सकते हैं। तो आज हमारे साथ हैं मंगलेश डंगवाल जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। हृदय से आपको आभार जोशी जी, और आपका तमाम दर्शक होते हैं और भुक्ति चैनल में भी मैं हृदय से आभार और धन्यवाद व्यक्त कर दूं। और सौभाग्य मेरू कि आज आपका चैनल का माध्यम से, आपका कार्यक्रम का माध्यम से मैं अपना दर्शकों का समक्ष प्रस्तुत होना छूँ। एक वास्ते आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपको बड़ा पंच है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसमें हम मंगलेश डंगवाल जी के जीवन को जानने के साथ ही उनकी भविष्य की क्या तैयारियां हैं उनके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। तो जी हमारे इंटरव्यूज़ की एक परंपरा होती है कि जब हमारे पास ऐसा एक सुरीला गायक हो तो उसकी शुरुआत जो है भगवान के नाम से की जाए, और मंगलेश डंगवाल जी का हाल ही में एक गणेश मंगलाचरण आपका आया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि सवालों की झड़ी लगाने से पहले 2 लाइनें हम इसकी सुने। धन्यवाद धन्यवाद। आप तें भी और मेरा तमाम श्रोता, मेरी दीदी भूलियों दाना स्याणों का यशस्वी जीवन का खातिर और जनता ते ही मैं भगवान को प्रत्यक्ष रूप देख दूँ। ये वास्तव मैं भगवान की पूजा बाद में कर दूँ, अपना श्रोताओं की पूजा अपना ये मंगलाचरण का माध्यम से प्रेषित कर दूँ। और मेरी तरफ से यह समूर्ण बीच मेरा दीदी बोलियों, मेरा दाना स्याणों थे, मैं अभी भगवान श्री गणेश को मंगलाचरण मार्केट में लॉन्च करी, और ये कि कुछ पंक्ति में आप लोगों का बीच में सूक्ष्म रूप से कह दिया दूँ। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे, बसो मम आहम जानी गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा, यशो देयी जसो देयी खोलिका गणेशा, पहली पूजा तेरा नो की दयाबंती देवा, देवा ओ देवा एक दंती देवा, देवा ओ देवा दयाबंती देवा। धन्यवाद भाई जी। बहुत खूब बहुत खूब। तो चलिए श्री गणेश हो चुका है, और सबसे पहला सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, मंगलेश डंगवाल हैं कहाँ, क्यों दिख नहीं रहे? जोशी जी, मैंने अपनी मंच का माध्यम से अपना दर्शकों को भी बताई थो, और शायद कई लोगों तक सूचना जाएगा उत्तराखंड बहुत बड़ू ची, मेरा भाई बहना देश विदेश हर जगह रन, तो वही सकूँ मेरे संदेश नहीं पहुँचे रो। मेरे एक बहुत बड़ी कंपनी से एक कॉन्टैक्ट बेस थो जो 2023 में ख़त्म हुए। अब कंपनी का अनुबंधन और मैं जवान को पक्कू छो, मैं जख वचन दी देनो अपना वचन से पीठ नहीं दिखोनो। ये वास्ता जब मेरा कॉन्टैक्ट पूरा हुए, मैं ते NOC प्राप्त हुई 2023 में। अकस्मात मेरा पिताजी को देहांत हो जानो, तो मैं 1 साल क्रिया में थो, हम लोग अशुद्ध थया। मैंने अपने पिताजी की भागवत करने का बाद, तमाम पितृ कार्य पूर्ण करने का बाद जो चे यू मंगलाचरण समाज का बीच में प्रस्तुत करी, अपना भाई बहनों का वास्ता प्रस्तुत करी, और अब बड़ी मेहनत और लगन और ऊर्जा का साथ में मैं अपने भाई बंधु का बीच में उपस्थित छूँ। जय कुछ श्री गणेश मंगलाचरण आप लोगों ने देखी जी। बहुत खूब, श्री गणेश तो होगी। अब जो नया गीत है कब आ रहा है, कब तक इंतज़ार करना होगा हमको? बस मेरू प्रयास छी कि जी भाव, जी शक्ति, जी ऊर्जा का साथ में और सनातन ते आदर्श मानिक ते मैं यू गीत प्रस्तुत करी मंगलाचरण। यू थोड़ा जरा प्रत्येक भाई बहनों का घर, मंदिर, समाज हर शुभ काम तक पहुंच जाओ। उसके बाद 2-4 महीना का बीच बीच में मेरी नई प्रस्तुति अपना दर्शकों का वास्ता प्रस्तुत हो ली। जी जी। तो ये जो जिस मंगलाचरण की बात मंगलेश जी कर रहे हैं, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, ज़रूर सुनिए। सर जब हम नए गीत की बात कर रहे हैं, मैं आपका एक स्टेज शो देख रहा था जहाँ पर आप बताते हैं कि मैं एक नया गीत लाने वाला हूँ, और आप गीत का नाम भी बताते हैं, रौद्या चंद।
तो जो रोटियों का शौकीन है वो गीत आप लाने वाले हैं क्या? इसी लाइन पे कुछ काम हो रहा है या कोई और गीत आप फिलहाल बहुत काम कर सुंदर रहे होता हैं? है। ये कहावत मुझे वाकई अब साकार होने वाले उस समय मैं सुनता था कि जहाँ ना पहुंचे वह रवि वहां पहुंचे कभी। पहले तो जोशी आपके लिए मैं हृदय से स्वयं ताली बजाता हूँ कि धन्यवाद आपने इन धन्यवाद। पंक्तियों को कहाँ सुना। ये घोषणा मैंने गोपेश्वर में 2 से 3 साल पहले एक कार्यक्रम में की राइट थी। राइट। बिल्कुल सही है, मेरा टाइटल यही है और गीत की मुख्य लाइनें यही हैं। ओके। और यही गीत मेरे श्रोताओं को जो है, जो मेरी एक अपनी कार्य करने की शैली रही है ऊर्जा के साथ में, इसी भाव के साथ में ये गीत प्रस्तुत होगा। प्रस्तुत होगा, जी, मतलब जी, ये जी। छोंदाड़ी और मायाबान की लीग का ही उनसे ऊपर उनसे ऊपर होगा। उनसे बहुत ऊपर, बढ़िया। क्योंकि देखो मायाबान हो, सिल्की बांध हो, छोंदाड़ी हो, ये धीरे धीरे बुढ़िया होनी छन। अब सिल्की बांध 26-27 साल की हुई, ठीक हो है, गए हो उसकी गए। भी उम्र परिपक्व हो रही है। जो नया गीत आएगा वो बिल्कुल एक यूनिक आएगा बहुत बढ़िया। और और यूनिक नई आप ऊर्जा करते के ही साथ हैं। में आएगा और इस सदी का जबरदस्त गीत होगा, जो मेरा एक प्रयास होगा। तो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल और है विजय यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं कि नए गीतों की, आपका जो मंगलाचरण आया वो आपके चैनल से आया है और बहुत सुंदर आया है। नए गीत के लिए इतने कैसेट इंडस्ट्रीज, अब कैसेट इंडस्ट्रीज क्या, अब डिजिटल प्लेटफॉर्म खुल चुके हैं, डिजिटल चैनल खुल चुके हैं, क्या किसी ने अप्रोच नहीं किया मंगलेश डंगवाल को, या फिर मंगलेश डंगवाल ओपन नहीं थे कि हाँ यार मैं फ़िलहाल नहीं करूँगा, या कोई अप्रोच नहीं कर रहा है? नहीं, देखो मैं एक कलाकार हूँ, मुझे कोई भी अपनी कला और हमारी संस्कृति के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं पूर्ण रूप से उसके साथ में हूँ। लेकिन मेरी बनती नहीं है। वो बनती किस तरीके से कि मैं काम के प्रति कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता हूँ। मैं लूप पे काम करना पसंद नहीं करता हूँ। ये आपने देखा होगा, मैंने एकॉस्टिक और विधान के हिसाब से जो हमारे लोक वाद्य यंत्र हैं उनको लूप के माध्यम से प्रेषित नहीं करना चाहा, और वास्तविक म्यूजिक तैयार हो, वास्तविक शूटिंग हो, और जिस भाव से मैं चाहता हूँ कि जिस भावना से मैंने गाया है उस तरीके से मैं उसका वीडियो भी फिल्मांकन करना चाहूँ। अभी आप देखिएगा ये मंगलाचरण में 101 कलाकारों की टीम ने कार्य किया है। क्या उत्तराखंड का आप मुझे प्रमाणित कर दोगे कि ऐसा कोई भजन है कि जिसमें 101 कलाकारों ने काम किया होगा? तो मेरा जो ध्याय रहा है इस भाव से मेरा मैक्सिमम कंपनियों के साथ में बनती नहीं बात एक, और दूसरे मेरा एक अपना फिक्स प्राइस होता है। मैं किसी भी परिस्थिति में डगमग होने वाला आर्टिस्ट नहीं हूँ। मेरा एक अपना प्राइस है कि मैं इस प्राइस से नीचे काम नहीं करूँगा तो नहीं करूँगा, और वो होना भी चाहिए। वो होना भी चाहिए। क्यों कि अगर हम अडिग रहेंगे, चाहे वो बजट के माध्यम से हो चाहे काम के माध्यम से हो, तो नए कलाकारों को भी एक वजन मिलेगा, उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। और यदि हम ही फाउंडेशन को कमज़ोर करेंगे तो संस्कृति फिर माइनस में जाएगी, फिर रोडों पे उतरना पड़ेगा, फिर धरना प्रदर्शन करेगा, फिर हम 700-800 के पीछे लड़ाई लड़ते रहेंगे। तो इसको करने वाले भी हम ही हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद के रेट बढ़ाओ और अच्छा काम दो। आप पार्टी से जितना पैसा लेते हो उसको दिखाओ भी, वैसा और उसको काम अपना भी दो। हाँ वैसा काम भी दो। ये नहीं कि ठीक है जी आपने एक प्रोग्राम का 3 लाख रुपए ले लिया और काम आप 50,000 का करोगे तो दूसरी बार आयोजक आपको नहीं बुलाएंगे। आप काम दो उनको और रेट बढ़ाएगा अपना। एकदम सही कहा आपने। क्योंकि इस बहस की काफ़ी दिनों से चर्चा चल रही है। कई कलाकार हैं जो सड़कों पर उतर गए हैं कि संस्कृति विभाग जो है उनकी नहीं सुन रहा, या उनकी जिस तरह का वो काम कर रहे हैं उस तरह का उनका मेहनताना नहीं मिल रहा। क्या मंगलेश डंगवाल संस्कृति विभाग में रजिस्टर्ड हैं? अगर हैं तो वो कितने खुश हैं, ना खुश हैं? क्या उनका क्या टेक है इस बात? देखो हम अपनी सरकार का भी धन्यवाद करेंगे, अपने संस्कृति मंत्रालय का भी धन्यवाद करेंगे, लेकिन ना हम ना सरकार पे आश्रित है ना संस्कृति विभाग पे आश्रित है। क्योंकि यदि मैं संस्कृति विभाग पे आश्रित होता तो मुझे यार रोड पे उतरना पड़ता। मैंने भी अपने हृदय में पत्थर रखा है, कड़ी मेहनत की है, और उस मेहनत का नतीजा ये है कि हम संस्कृति विभाग पे आश्रित नहीं है, स्वयं मेहनत करते हैं। क्यों सरकार पे बोझ बने? जब आर्टिस्ट बनना है तो इसके लिए तो किसी का कोई मार्ग बनने क्या है, कला है स्वयं से उत्पन्न होती है। आप अच्छी मेहनत करो और ठीक है मंत्रालय पे कम आश्रित रहो, आप अच्छे प्रोग्राम करो, अच्छे गाने प्रोग्राम गाओ, अच्छे करो, अच्छी कंपोजिशन करो। ये है कि भाई दूसरे की कंपोजिशन को कम गाओ, नहीं तो फिर विभाग पे आश्रित होना पड़ेगा। सही बात अपना है। लिखोगे अपना गाओगे तो किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अपना हाथ बल जगन्नाथ, ये कहावत हमारा दाना सेना बोल दो जी। तो एकदम सही कहा आपने। इसी कड़ी को हम आपकी पर्सनल लाइफ पे भी आना चाहेंगे। एक काफ़ी टाइम से आप स्टूडियो तैयार कर रहे थे और एक म्यूज़िक इंस्टीट्यूट भी तैयार करने की आपकी पहल जारी थी। इस स्तर पे कहाँ काम चल रहा है अभी? देखो इसकी ओपनिंग हो जानी थी अभी कुछ 1-1.5 साल पहले, लेकिन थोड़ा बीच में कोरोना रहा, फिर पिताजी का भी देहांत हो गया था, तो थोड़ा मैं कर नहीं पाया उसे सही समय पे। लेकिन हमारा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा टेक्निकल तरीके से, और
साल 6 महीने के बीच बीच में उसकी वो भी आ जाएगा। चलिए आप थोड़ा सा पीछे चलते हैं और उस ज़माने में पहुंचते हैं जब मंगलेश अपने घर गांव में रहा करते थे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि मंगलेश डंगवाल आते कहाँ से हैं, उनका मूल कहाँ से है और बचपन कैसा रहा? मेरी जो जन्मस्थली रही है वो 11 गोहिंदौर टिहरी जनपद, ग्राम भीटी, मतलब घनसाली हमारा मेन मार्केट है, वाया घनसाली है। तो मेरी जन्मस्थली 11 गोहिंदौर ग्राम भीटी जी, और कर्मस्थली मेरी जौनपुर थत्यूड़, ये भी टिहरी डिस्ट्रिक्ट का अंग है। और जौनपुर में मैंने कला के क्षेत्र में जो कदम रखा है वो जौनपुर से ही रखा है। और मैं पहले वन विभाग में कार्यरत था, मैंने वन विभाग में भी वहीं पे कार्य किया है। हमारी कम से कम 6 से 7 पीढ़ियाँ वन विभाग में थी। और मेरी कर्मस्थली जौनपुर रही है, जन्मस्थली 11 गोहिंदौर रही है। 11 गोहिंदौर। जी जी। और जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है वो देहरादून DAV से। आपके, क्योंकि आप पहले से ही सरकारी नौकरी का एक चलन, एक परंपरा आपके परिवार में चली आ रही थी, उसमें ये गायन का शौक कहाँ से पनपा? देखो, मैं स्वयं को अपना आदर्श मानता हूँ, मैं किसी के पद चिन्हों पे नहीं चला हूँ। और मेरे माता पिता, मेरे गुरु ने यही मुझे शिक्षा दी थी कि एक तो बेटा कभी जीवन में नकल मत करना, क्योंकि नकल और कुपत ऐसी चीज़ होती है कि इससे औषधि काम नहीं करती है और नकल करने से जीवन का उत्थान नहीं होता है। मैंने अपने को स्वयं अपना आदर्श माना है। हाँ, ये है कि हमारे गांव में कुछ वादी लोग हुआ करते थे, वादी बीड़ा कलाकार, उनको मैं ज़रूर सुनता था, तो उनकी रचनाएं हमें बहुत अच्छी लगती थी। और फिर मेरे को लगा कि जब ये लोग इस तरीके से मनोरंजन और संस्कृति का प्रचार प्रसार करते थे, तो क्यों ना हम ऑडियो वीडियो के माध्यम से, उस टाइम पे 98 99 में पंजाबी गानों का बहुत वर्चस्व था, अभी भी है, वो बहुत बजते थे शादी बारातों में। तो मेरे मन को आया कि यार क्यों ना हमें इस तरीके का एक फास्ट तैयारी करनी चाहिए। तो फिर उस तरह का ट्रेंड मार्केट में लाया, वो चल पड़ा और आज लोग सारा मीटर उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। उस पर भी हम बात करेंगे। आपका जो पहला एल्बम आया सिल्की बांध, जो आज भी शादियों की जान है और आज भी बजता है, वो गाना आपने लाया। वो ऐसा दौर था जब पहाड़ के जो गाने आ रहे थे वो थोड़े स्लो पेस हुआ करते थे, जो वही आपने एकदम परंपरा के अनुसार सब उसी एक एक दायरा तय था, उसी में लाते थे। लेकिन फिर मंगलेश डंगवाल जो है सिल्की बांध लेकर आते हैं, एक अलग सा गाना लेकर आते हैं। पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या आपको ये डर नहीं लगा कि यार मैं ऐसा एक गाना लेकर आ रहा हूँ, क्या ऑडियंस इसे स्वीकार करेगी या नहीं करेगी? क्योंकि कोई नई चीज़ करने में हमेशा एक रिस्क रहता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये पट शैली का गीत था और इस तरीके का गढ़वाल में चलन पहली बार डीजे के माध्यम से ये गीत चमका था। मैंने उसे लिखा था बहुत सुंदर तरीके से। तो हमारे जिया जी हैं राकेश प्रसाद उनियाल जी, उनको सुनाया था मैंने। मेरा उस टाइम कलाकारी के क्षेत्र में आने का कोई फिक्स नहीं था, क्योंकि मैं तो जॉब पे था, पिताजी के साथ में था। तो मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा कि मंगलेश तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और बहुत अच्छा गाया है, आप इसकी तैयारी करो, इसकी रिकॉर्डिंग कर देंगे। तो चोरी छिपके मैं उनके साथ चले गया। अच्छा। उन्होंने मेरा नंबर रिकॉर्ड करा दिया। अब रिकॉर्ड करा दिया तो वो 98 में रिकॉर्ड हुआ, 1 डेढ़ साल ठीक है। अब्राहम आगे भी अपने रूल रेगुलेशन होंगे, पता नहीं किन कारणवश उन्होंने टाइम पे रिलीज़ नहीं कर पाया। 2000 के आसपास वो रिलीज़ हो गया। वो धीरे धीरे मार्केट में रनिंग पकड़ा तो लोगों ने मेरा नाम ही सिल्की बांध रख दिया। पर मेरा ध्यान ये था कि मैं ये चाहता था कि जिस तरीके से हमारे पहाड़ में हिंदी गाने, पंजाबी या अन्य राज्यों के गीत गूंजते हैं शादी बारात डीजे पार्टियों में, हमारा पहाड़ी फोक गूंजे। बस उस चीज़ को हमने अपने जेहन में बैठा के रखा कि पहाड़ में पहाड़ी गीत ही बजना चाहिए। तो उस टाइम पे बहुत आलोचनाएं हुई, लोगों ने कहा कि यार आप संस्कृति को इतनी ऊर्जा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, लेकिन वो ऊर्जा आज काम आ रही है ना। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारी ऊर्जा याद रहेगी नए कलाकार के रूप में। एकदम सही कहा, इतिहास याद करेगा। तो ये बड़ा अध्याय था, बड़ा अध्याय था। और वो बहुत बखूबी आज तक हर जगह बजता है वो गाना, और लोगों के दिल में पहुंचा भी हो, क्योंकि उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं थी, उसमें उस तरह की चीज़ें नहीं थी कि जिसके लिए आप उसको उसकी आलोचना कर सकें। खैर उस गाने की भी हम चाहेंगे 2 लाइनें आप गाएं, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा ये है कि जब आप ये संगीत के इस सफ़र की शुरुआत कर रहे थे, क्योंकि आपके पास अच्छी खासी नौकरी थी, तो क्या परिवार ने नहीं बोला कि भैया ये सब में पैसा खर्च मत कर, अपनी नौकरी संभाल, पैसा बना और घर परिवार चला? थोड़ा पिताजी ने मेरे से मनमुटाव किया था कि बेटा देखो आप पहले डेली बेस पे रही हो, फिर उस टाइम मस्टोल का ज़माना हुआ करता था, साल भर काम करने के बाद ही कोर्ट श्रमिक से तय होता था। तो ठीक है, मैं जो पक्की हो चुकी थी, लेकिन मेरा एक तरफ
नौकरी करना और दूसरी तरफ संगीत के प्रति जाना, तो मेरे पिताजी ने बहुत समझाया कि आप जो है सरकारी नौकरी को ना छोड़ें, इस पे तुम्हारा भविष्य कोई पक्का नहीं है। अब होता है एक पिता तो पिता होता है, वो पिता अपने होता। बेटे को कभी उजड़ता हुआ नहीं देखना चाहेगा। लेकिन जब मैं प्रयास करता रहा 2003 में मैंने पहला प्रोग्राम, जब इंटरनेशनल प्रोग्राम सऊदी अरब में किया था, तो जब मेरा कार्यक्रम वहाँ पे लगा तो फिर मेरे पिताजी ने मेरी पीठ थपथपाई और मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटा ठीक है, आप छोड़ो नौकरी, आप अपनी कलाकारी लाइन में चलो, आप जो है सफल हो जाओगे। और फिर उन्होंने हमारे जिया जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद दिया, आभार व्यक्त किया कि ठीक है, जिसका गुरु अगर प्रकाशमान हो तो शिष्य पे भी शिष्य भी प्रकाश अच्छा पड़ेगा। निकलता है। तो ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है, इनको अपना अपना आइडल मानो, मार्गदर्शक मानो और आप काम करो, ठीक है, सफलता और आपकी उसके है। बाद आप जो है आपकी संगीत जर्नी बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाकी जनता का प्यार रहा है ना। और मैं खास करके गीत गाना, मैंने बोला ना कि वो तो ठीक है, एक रोजी रोटी, अपना परिवार है, माता पिता समाज है, इन चलाने के लिए जो है धन की आवश्यकता पड़ती है, तो वो ठीक है, वो कर्म है। पर मूल रूप से मैं जो मेरा ध्याय है, और जब तक मेरी एक एक सांस रहेगी, अपने सनातन की सेवा करना, अपने पर्यावरण की सेवा करना और महिला सम्मान की लड़ाई के लिए कहीं पे भी हो, मैं उसके लिए पीछे नहीं हटता हूँ। और अपने मंचों में सबसे पहले महिला सम्मान की बात करता हूँ, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो। वो आपके बिल्कुल बिल्कुल। और युवाओं से हम आह्वान करते हैं और युवा उस बात को मानते भी हैं, तो मैं अपने युवा साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ घुघती के माध्यम से। एकदम। और वो लोग आपको सुन रहे हैं, पर क्योंकि जो लोग भी, चाहे पुराने लोग हों या नए लोग हों, दोनों मंगलेश डंगवाल को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने उनका जो है सिल्की बांध भी सुना है, माया बांध भी सुना है। तो खैर पहले सिल्की बांध की जो है, क्योंकि वो वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है, मेरा भी है और सबका होगा, तो मैं चाहूँगा कि 2 लाइनें हम इसकी गाएं और फिर आगे बढ़ें। धन्यवाद। ये देखो, ये माने तो सीधा सीधा साल में अगर काउंट करें तो 26 से 27 साल पुरानी सिल्की बांध हो चुकी है, और बात सदी की करें तो 19 से 20वीं सदी का एकदम अंतर आ चुका ऊपर का गया, है। लेकिन सही ये बात गीत है। आज भी जो है सेम उसी कंडीशन में है। तो ये प्रेम प्रसंग पर आधारित था। कई लोगों को ये लगा होगा कि यार ये बलगर गीत है, लेकिन जिसने जितना ज्ञान अर्जित किया होगा वो उस भाव को समझ सकता है। छत्तीसगढ़ में 2 मंदिर है, देवरानी और जेठानी के। बंसीधर हमारा पहाड़ का एक युवा पुजारी है, वह मंदिर की सेवा में समर्पित है। सिल्की बांध एक बढ़िया की पुत्री, हमारा गढ़वाल का नाम सिल्की बांध नहीं है। अब सिल्की बांध रोज शुक्रवार को माँ की मूर्त के सामने अक्ष जल पुष्प लेके जाता है, तो बंसीधर हृदय से गदगद हो जाता है और माँ की मूर्ति के सामने जो है विनती करता है इस भाव से, दप्रभो तुम्हारी छत्र छाया माँ, सिल्की बांध की प्रेम माया माँ, ये ना हुए निहाल, अरे तुए पापनी का छत्तीसगढ़ माँ मेरी आँखी रुए रुए की वे गे नीलाल है, ये 9 हाथ 9 बेद दिवा जसी जोत बर्फ सी रंग गोरू, सुन्याल मेरी माँ जो न मरिया, अरे सुन्याल मेरी माँ जो न मरिया, मैंने भी जान सिल्की बांध का धोरो, हाँ बे हाथ डांगोरी लीक तै सिल्की का धोरू, सची पौन पंख्याली लीक तै सिल्की का धोरू, हे माँ जूंदो मरियो जान मैंने सिल्की का धोरू, ला 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 ला। धन्यवाद भाई जी। बहुत खूब। ये हमारी यादें भी इससे ताज़ा हो जी, गई, जी। बिकॉज मुझे याद आता है कि हम मुंबई में रहा करते थे और हमने शायद ये पहला या दूसरा गाना था जो सीडी में सुना और वो दिल में बैठ गया। क्योंकि आपने ये चीज़ नए गायकों की जब हम बात करते हैं, और मंगलेश डंगवाल से बड़ा एग्जाम्पल नहीं हो सकता कि आप नया करके भी अपने फोक को बचा सकते हैं। लेकिन भाई एक ट्रेंड हमारे उत्तराखंडी संगीत में आया कि मैशअप का ज़माना आया, लोग जो है पुराने गानों को उठा करके उन्हीं को थोड़ा सा उसका रंग ढंग बदल करके पेश कर दे रहे हैं और चल जा रहा है कई बार। और कई तो ऐसे गायक हैं जिनको कुछ नहीं आता, सा का रा नहीं आता, वो भी आजकल गाने गा रहे हैं। मंगलेश डंगवाल क्या सोचते हैं कि ये जो बदलता ट्रेंड है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री का, नरेंद्र सिंह नेगी कोई गीत लाता है तो वो भी चल जा रहे हैं, क्या दोनों ट्रेंड एक साथ चल सकते हैं और क्या ये अच्छा है हमारी म्यूज़िक इंडस्ट्री के लिए? देखो, जो कलाकार होता है, मेरा जो अपना मानना है, वो जनता की धरोहर होती है। नेता और अभिनेता केवल कलाकार ही नहीं, नेता और अभिनेता जनता की धरोहर हैं और जनता ही इन्हें बनाती है और जनता ही इन्हें साइड कर देती है। तो इसके पीछे आर्टिस्ट बहुत बड़ा जिम्मेदार नहीं, श्रोता ज़्यादा जिम्मेदार है। अगर श्रोता सुनेंगे तो कलाकार को एक लत लग जाएगी कि हाँ जी ये इसी यही टाइप का चल रहा मांग है, रहे तो यही हैं, चलाऊंगा। तो वो वैसे कंपोज करेगा, वो क्यों मेहनत करना शुरू कर देगा। और जनता यदि कहेगी कि नहीं जी ये हमें सुनना नहीं, ये पसंद नहीं आया, तो अगली बार वो पूर्ण रूप से प्रयास करेगा
कि मुझे क्या करना है। तो मैं श्रोताओं से भी खास करके यही निवेदन करूँगा, और जो आयोजक लोग होते हैं, मैं तो कई बार कलाकारों को आयोजकों से मंच से यही निवेदन करता हूँ, और अभी भी आपके चैनल के माध्यम से जो यही निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि हम संस्कृति के लिए ये कर रहे हैं, हमने कला के लिए ये किया कुछ गायकों से ज़्यादा बेहतर, बहुत गहराई से और सोचने वाली बात है। और आयोजक लोग जो हैं, ये उनके लिए सीधा सीधा मैसेज भी है मेरा और निवेदन के साथ में है कि जो हम कार्यक्रम करवाते हैं, सिंगरों से ज़्यादा बेहतर जो पीछे हमारे डांस ग्रुप और म्यूजिशियन प्लेयर होते हैं वो सभ्यता और संस्कृति में दिखते हैं। लेकिन कुछ गायकों ने इस तरीके का वातावरण बना दिया है कि वो 1,000 की, 2,000 की, हो सके 1 लाख की भी जीन्स पहन लेते होंगे, वो जीन्स में जाके कार्यक्रम दिखा देते हैं। तो मैंने तो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने श्रेष्ठ से, अपने साधु संत समाज माताओं बहनों से ये कभी नहीं सीखा है कि हम संस्कृति की सेवा करें तो हम जीन्स पहन के कार्यक्रम दें। कुछ कलाकार हैं जो अपनी सभ्यता में हैं, हम उन्हें आदर्श मानते हैं, उनकी भावनाओं का कदर करते हैं, लेकिन कुछ कलाकार जो है वातावरण बिगाड़ रहे हैं, तो उनको बुलाने वाले कौन है? आयोजक तो हैं। कुछ श्रोता हैं जो उस रूप में पसंद करते हैं। तो ये यहाँ पे बात वो थी कि गायकों की भी इतनी बड़ी गलती नहीं है, वो श्रोता और दर्शकों की भी कमी है, और वो देखो उनको सुधारना पड़ेगा। पर मंगलेश जी, एक सवाल ये उठता है कि जो गानों का टेस्ट बदल रहा है, आप नए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं लेकिन आप पुराने गानों को ही तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं। मंगलेश डंगवाल ने ऐसा नहीं किया, नरेंद्र सिंह नेगी ऐसा नहीं कर रहे हैं, प्रीतम ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्या ये ट्रेंड सही है कि भाई आपको पुराने गानों को रिमिक्स करके उनको ही पेश करना चाहिए कि अपना लिखना चाहिए? देखिए, लॉन्ग लाइफ की बॉडी वाले कलाकार नहीं है, ये सूक्ष्म क्षण वाली बात है। यदि नरेंद्र सिंह नेगी जी ऐसा करते तो वो आज नरेंद्र सिंह नेगी नहीं होता। प्रीतम भरतवाण जी अगर ऐसा करते तो वो प्रीतम भरतवाण नहीं बन पाते। मंगलेश डंगवाल अगर ऐसा करते, मैं सब बनाते या दूसरे की कंपोजिशन को गाता, तो वो मंगलेश डंगवाल नहीं बन पाता। गजेंद्र राणा अगर ऐसा करते तो वो गजेंद्र राणा नहीं बन पाते। और भी कलाकार हैं, मीना राणा जी हैं, कई हैं। हाँ ठीक है, आपने शुरुआत फाउंडेशन के लिए आपने ठीक है 1 आध बार रचनाएं गा दी तो ठीक है, लेकिन कुछ लोक लज्जा, कुछ आपकी नैतिक जिम्मेदारी भी तो बनती है। लगातार कि आप चले जाओगे इस मानव धरती से तो आपको आने वाली पीढ़ी क्या याद करेगी ये गीत किसका था? आप फोक को ही मत पीसो बार बार, थोड़ा सा अपना भी आपको लाना पड़ेगा, अपना क्रिएशन आपको करना पड़ेगा। चलिए मंगलेश डंगवाल की बात करते हैं। मैं एक इंटरव्यू आपका पढ़ रहा था, इंटरव्यू या फिर कोई प्रोग्राम में आपका देख रहा था, जहाँ पर आप कहते हैं कि मेरे पास हमारे परिवार में राजा की दी हुई ताम्रपत्र है। मुझे बड़ा इंटरेस्ट लगा कि भाई डंगवाल परिवार जो है कैसे, कहाँ से, क्या है इसका स्रोत? देखो, जो हमारे सीधा सीधा गुड़वाल में बोलता, हमारा जड़दादा परदादा था, वो टिहरी रियासत में राजा के साथ में वजीर थे। और जो 11 गांव जो हमारी पहले पट्टी हुआ करती थी, तो हमें राजा द्वारा जो है अच्छे कार्य करने पे मेरे दादा लोगों को 11 गांवों पे ज़मीनें मिली हुई थी। तो उस टाइम पे जब हमारे दादाजी वजीर हुआ करते थे उनके साथ में, तो तब से हमें तांबा पात्र मिला हुआ है, और वो हमने अपने भगवान श्री मेघा महादेव जी को भेंट किया हुआ है। तो ये हमें राजाओं द्वारा प्राप्त है, और ये बड़ी सौभाग्य की बात है। यानी कि आज का सीधा सीधा आप जो है इसे राष्ट्रपति पुरस्कार समझ लीजिएगा आप, चाहे से आप आज का भारत रत्न मानो, चाहे पद्म श्री मानो, चाहे एकदम सही आप जो भी बड़ा सम्मान समझे, है ना। तो ये अच्छा, तो वहाँ से जो है एक वो परंपरा चली आ रही है। मंगलेश डंगवाल के साथ एक चीज़ और जुड़ती है कि एक वैदिक जागर सम्राट हैं हमारे मंगलेश डंगवाल, और थोड़ा वेदों का भी बड़ा ज्ञान रखते हैं। क्या पूजा पाठ में भी हाथ है मंगलेश डंगवाल का कि सिर्फ गायन में है? देखो, संगीत ये वेद है, सामवेद से है। हम 4 वेदों की पूजा करने वाले हैं, और ब्राह्मण कुल में मैंने जन्म लिया है। और कहीं ना कहीं पूजा पद्धति, सनातन की जो पूजा पद्धति वो हमारे परिवार के मीटर के चारों तरफ घूमती रही है। तो ये चीज़ें हमारे शुरुआत से संस्कारों में है। और संस्कृत पढ़ना, देववाणी को पढ़ना मुझे शुरू से ही बहुत अच्छा लगता था, और धार्मिक सीरियल देखना बड़ी रुचि थी। तो इसीलिए मेरे माता पिता ने तो मेरा नाम मंगलेश रखा है, लेकिन जो समाज ने, उत्तराखंड ने मुझे नाम दिया वैदिक जागर सम्राट का। क्यों? कि मैंने सनातन के प्रति कार्य करना शुरू किया। और ठीक है, लोगों ने एक नाम दिया है तो हमने उसे स्वीकार किया है। और फिर हमने कहा ठीक है, जब आदमी हमें इतना मान सम्मान दे रहा तो हमारा भी कर्तव्य बनता कि मैं रहूँ ना रहूँ, लेकिन हम कुछ करके जाएं नई पीढ़ी के लिए। तो ठीक है, हमने अपने लौकिक वैदिक मंत्रों का एक निचोड़ किया,
और अपनी दूध बोली, अपनी दूध भाषा में वे ते गाणों पूरा प्रयास करी। और ठीक है, लोगों को अच्छा लगा तो लोगों ने मुझे उसके बदले एक सम्मान दिया, उस सम्मान को सिरोधारी सिरोधारी उसको आप बखूबी निभा भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसी बात पे, क्योंकि आप जिस एक परंपरा को, जिस चीज़ को आप आगे लेकर जा रहे हैं, आपने बहुत सुंदर एक जागर गाया, हिंदू धर्म जागर। हम चाहेंगे कि 2 लाइनें उसकी गाएं और उसके बाद आगे बढ़ें। मैं बाल्यावस्था से ही कट्टर सनातनी हूँ और ये भाव मेरे बचपन से ही मेरे दिल में था। मैं आरएसएस से भी जुड़ा हूँ, आरएसएस को मैं अपना हृदय का टुकड़ा मानता हूँ। और इसीलिए मैंने आरएसएस की कुछ पंक्तियाँ उसमें स्लोगन के रूप में लास्ट में गाई थी कि मम दीक्षा सर्वरक्षा मम मंत्र समानता। ये मेरी नहीं, ये आरएसएस की पंक्तियाँ थी, तो जो सीधा सीधा दिखाता कि हाँ मैं आरएसएस का भी ही सेवक हूँ। तो सनातन की रक्षा के लिए मैंने ये भजन गाया था, सतयुगी रे हिंदू धर्म, त्रेता विजय हिंदू धर्म, द्वापर माँ हिंदू धर्म, कलयुगी जय हिंदू धर्म, भक्ति सागर हिंदू धर्म, प्रेम सागर हिंदू धर्म, शिव सागर हिंदू धर्म, करुणा सागर हिंदू धर्म, बोल भय बंधु सच ध्याई सी, जय विजय हो हिंदू धर्म, जय विजय हो हिंदू धर्म, जय विजय हो हिंदू धर्म, जय विजय हो हिंदू धर्म। क्या ची बामण कोई क्या ची जजमान, धर्म की गोद मां एक ही समान, नई छाव वाली तू धर्म ना छोड़, पाड़ी पर थाओं से मुख ना मोड़, धूम ताना नाना धूम ताना नाना धूम ताना नाना धूम धूम धूम। क्या ची बामण कोई क्या ची जजमान, धर्म की गोद मां एक ही समान, नई छाव वाली तू धर्म ना छोड़, पाड़ी पर थाओं से मुख ना मोड़, राम रूपी हिंदू धर्म, कृष्णा रूपी हिंदू धर्म, बोला भय बंधु सच ध्याई सी, जय विजय हो हिंदू धर्म, जय विजय हो हिंदू धर्म। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और ऐसे ही आपने कई गीत गाए हैं। तो अब आपने आरएसएस की बात की, क्योंकि आरएसएस को, मैं आरएसएस से नहीं जुड़ा हूँ, हम आरएसएस को बाहर से देखते हैं। 2003 में शायद आप आरएसएस से जुड़े, है ना? तो एक बाहरी के तौर पर मैं जानना चाहूँगा कि आरएसएस से जुड़ना क्या होता है, आरएसएस में क्या सिखाया जाता है, क्या सीखते हैं हम आरएसएस में? देखो, आरएसएस हमारी एक देश की ऐसी इकाई है, एक ऐसी सेवा या संस्था, आप इसे समझ लीजिएगा, कि जो सर्वप्रथम राष्ट्र निर्माण के लिए काम करती है। कि राष्ट्र सुरक्षित है तो हर मानव सुरक्षित है। उसके बाद हमारा सनातन है, या चाहे जितना भी है, मानव धर्म कहूँगा मैं इसमें। ऐसा नहीं है कि हमें आरएसएस कहती कि जी हम किसी का अनादर करें, किसी का अपमान करें। मानव धर्म तब है हम पहले राष्ट्र निर्माण के बारे में बात करते हैं और उसके बाद हम फिर अपने सनातन को महत्व देते हैं। तो इसमें हमें राष्ट्र के बारे में बताया जाता है, राष्ट्र की सेवा कैसे करनी है, हमें महिलाओं का सम्मान कैसा करना है, अपनी देश की सभ्यता संस्कृति का प्रचार प्रसार और देश को मजबूत कैसे बनाना है। इन चीज़ों पे विशेष फोकस होता है और जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। देश उन्नति पे हैं, देश ने बड़े बड़े नायक दिए हैं, अभिनेता दिए हैं, नेता दिए हैं, बिजनेसमैन दिए हैं। ऐसा नहीं है, हर क्षेत्र में हमारे साथ सफल है। करेक्ट। तो ये हमारी ज्ञान की कुंजी है और हमारी प्रथम पाठशाला मैं इसको मानता हूँ, मानते अपने हैं। जीवन की। और अभी भी शायद आप अभी भी आरएसएस से है, थोड़ा बहुत 100% जुड़े बिल्कुल, हैं। अंतिम सांस तक। इसी जब हम राजनीति और आरएसएस की बात कर रहे हैं, फिलहाल पिछले दिनों एक वाकया हुआ आपके साथ। आपके लिए सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां लिखी गई। कहा गया कि मंगलेश डंगवाल जो है पहाड़ी वर्सेस देसी की बहस करने वालों के साथ खड़े हैं। मैं मंगलेश का टेक जानना चाहूँगा इस पे कि आखिर हुआ क्या था, क्यों लोग जो है आपको गाली देने पर उतारू हो गए और कैसे आपने इस पूरे वाकये को संभाला? देखो, ये कोई उत्तराखंड का मुद्दा नहीं है। इसको खाली कुछ मेरे छोटे भाई हैं जो अभी 20 से 25 साल के रहेंगे, केवल जिन्होंने फेसबुक चलाया, जिन्हों को ना 19वीं सदी का पता है ना 20वीं का है। हमने 19वीं सदी भी देखी और 20वीं सदी भी देखी। हमने उत्तराखंड भी देखा और यूपी भी देखा है, क्योंकि हमने यूपी के एग्ज़ाम दिए, हमने यूपी के मुख्यमंत्री से अपने काम कराए, हम यूपी भागे हैं। तो हमें पता है कि उत्तर प्रदेश भी हमारा बड़ा भाई है और हम उससे निकली हुई छोटी पौध हैं। हिमाचल हमारा बड़ा भाई है, हम उससे निकली हुई पौध हैं। ऐसा नहीं है। तो हम भारतवासी हैं। भारत का कोई भी व्यक्ति यदि हमारी पहाड़ी सभ्यता और संस्कृति का वास्ता हम तय बुला लो तो हमारा सौभाग्य की बात थी। मैं ना बीजेपी का समर्थन करता हूं, ना मैं कांग्रेस का अपमान करता हूं, ना मैं अन्य दलों का अपमान करता हूं। जो इस राष्ट्र के लिए, इस राज्य के लिए अच्छा काम करेगा, वो कोई भी सरकार हो, कोई भी नेता हो, हम उन सबका सम्मान करते हैं। और कोई भी नेता, कोई भी व्यक्ति यदि हमें अपनी
कला प्रदर्शन के लिए बुलाएगा तो हम उसके सम्मान में जाएंगे। इस बात का उदाहरण आपने देखा, हमारे आदरणीय नेगी जी ने जब 9 छमी नारायण थे तब कितना बहिष्कार हुआ था उनका, लेकिन उन्होंने आज की डेट में कांग्रेस के कार्यक्रम किए हैं। तो ऐसा तो नहीं, वो तो एक आर्टिस्ट हैं, वैसे मैं भी एक आर्टिस्ट हूँ। तो मेरा रिस्क इसमें कार्यक्रम तय हुआ, हम वहाँ से एग्रीमेंट कर चुके थे, जबान दे चुके थे, और मैंने बोला ना कि मैं सही मार्ग पे प्राण चले जाए पर वचन नहीं जाने दूंगा। ये हमारी भावना रही है, क्योंकि हम तो कलाकारी कर रहे थे, और जिस व्यक्ति ने हमें बुलाया वो ना चोर था, ना चक्का था, ना बलात्कारी था। यदि वो देशद्रोही होता तो हम सीधा कदम खींच देते, पर उसने तो हमें हमारी कला के लिए बुलाया ना, हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार के लिए बुलाया। तो मैं उनसे पहले तय कर चुका था, उन्होंने हमें वहाँ पे बुलाया, ठीक है। वहाँ पे हमारे जो वित्त मंत्री जी थे वो भी वहाँ पे चीफ गेस्ट थे, सुबोध उनियाल जी थे वो भी चीफ गेस्ट थे, ठीक है। वो सरकार के अंग थे। तो हमारा तो देखो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, व्यवस्थापिका, हम इन सब का सम्मान करते हैं। हाँ, यदि इन तीनों में से मुझे कोई लिखित दे देता, तीनों व्यवस्थाओं में से, कि आपको ये कार्यक्रम नहीं करना है, तो मैं नहीं करता। अब कुछ छोटे राजनीतिक जो भाई थे उनको लगाओ कि यार मंगलेश गंगवाल यहाँ आएगा तो विजय होना 100% सत्य है, और परिणाम वही हुआ। मुझे नीलम बिजवाण जी ने बुलाया, अपनी ब्रांडिंग, अपनी प्रमोशन के लिए बुलाया उन्होंने, वो जीत गई तो मैं वहाँ पे गया। तो फिर हमने वहाँ पे नहीं देखा कि हाँ जी यहाँ बीजेपी का बंदा हारेगा तो क्या होगा, उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं गया। ऐसे ही उन्होंने मुझे वहाँ पे कार्यक्रम के लिए बुलाया तो हम गए, हमने अपनी प्रस्तुतियाँ दी। और ऋषिकेश की जितनी भी माताएं, भाई बहन हैं, मैं सबका चरण वंदन करता हूँ उनका। लोगों ने तो उनके लिए लिखा भी है कि ऋषिकेश की जनता ऐसी है वैसी है, लेकिन वो मेरे लिए पूजनीय है। संपूर्ण जनमानस, बात ऋषिकेश की नहीं, उत्तराखंड की, संपूर्ण जनमानस मेरे लिए पूजनीय है। उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया, ठीक है। उन्होंने वोट दिया, मेरे पास ना तो वोट देने की शक्ति, ना जिताने की, ना हरवाने की, और ना मेरे गीतों में, क्या किसी के गीतों में भी नहीं है दम कि वो जीत के या हरवा के दिखा दे। अगर सिल्की बांध गाने से आदमी जीत जाए तो मैं तो यहीं से गाते गाते अमेरिका राष्ट्रपति बनवा दूँ अपनी पत्नी को, यहाँ से सिल्की बांध गाओ, उन्हें बोलो तुम चुनाव लड़ जाओ। तो ऐसा नहीं है। तो उन भाइयों को भी थोड़ा समझना होगा, देखो इस प्रकार का। और ठीक है, उन्होंने गाली गलौज लिखी है तो मैं आज भी उसको आशीर्वाद लेकर स्वीकार करता हूँ। और मैं इसलिए, उस दिन मेरे हृदय से आंसू इसलिए आए कि जिस समाज को लिए मंगलेश गंगवाल कह रहा हूँ कि मैं भगवान को तब मानता हूँ, पहले मैं आपका मंगलाचरण करता हूँ। और जिनका मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ उनमें से 2-4 भाई बहन ऐसे हैं कि जो फेसबुक के माध्यम से मातृशक्ति को गाली दे रहे हैं। क्या मेरी माँ, क्या जिसने गाली दी, मुझे तो कोई गाली नहीं लगी। वो गाली उसने दी तो अपनी माँ को दी, मेरे को क्या दिया, कुछ भी नहीं दिया। हम तो सनातनी है भैया, आप जितनी गाली होते हो वो मेरे लिए फूल है, मेरे लिए वर्षा है। तो कई लोगों की आदत है, अब जैसे कहते हैं ना कि वायु होती है, तो वायु देखो, अगर वो चोर हो, चक्का हो, बलात्कारी हो, दुष्कर्मी हो, कुकर्मी हो, हवा तो सबके लिए देती ना। वो ये भेदभाव नहीं करती है कि ये सज्जन व्यक्ति को तो मैं इसी को ही ऑक्सीजन दूंगा, वो उसे भी उतनी ऑक्सीजन देगी। लेकिन तय भगवान सब करता है। ठीक है, उन्होंने गालियां दी तो अच्छी बात है, उनकी गालियों को हम आशीर्वाद और सम्मान लेके तय करते हैं। लोगों ने लिखा कि ठीक है जी ये बीजेपी का चमचा है। अरे भाई ठीक है, तो बीजेपी कौन सा कोई राष्ट्रद्रोही है? बीजेपी भी तो देश को चला रही है। आज नरेंद्र मोदी जी हैं तो तभी तो हमारा देश यहाँ पहुँचा है। आज धामी जी हैं तभी तो राज्य यहाँ तक पहुँचा है। उससे पहले हरीश रावत जी थे, उन्होंने भी पूरा प्रयास किया इस राज्य को चलाने के लिए। मैं जहाँ का ताऊँ मेरे देखते थे 8-2 मुख्यमंत्री बन गए, तो सबका योगदान रहा है। तो मैं उन भाइयों से भी यही निवेदन करूंगा कि देखो गाली गलौज करके कुछ नहीं होता। आप अच्छी तैयारियां करो, आप प्रधान का चुनाव लड़ो, आप धीरे धीरे एक दिन मुख्यमंत्री बन जाओगे। मैंने भी तो प्रयास किया, गांव में जो है गाय बकरी चुंगाने वाला, एक फॉरेस्ट गार्ड के पद पे जो है वनों की रक्षा करने वाला आदमी, आज की डेट में जो है गायन के क्षेत्र के बीच में यहाँ तक पहुँच गया हूँ। तो मेहनत की है, तो वो भी मेहनत करें। गाली देने से कुछ नहीं होता, फेसबुक पे लिखने से कुछ नहीं होता। और बाकी मेरा वीडियो आप देखते रहें, आप देखते रहें, गालियाँ लिखते रहें, मुझे वो सम्मान लगता है। और मैं रियली उनसे भी बहुत प्यार करता हूँ। और मैं उनकी माता पिताओं को भी घुघती के माध्यम से, जूझी आपके माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो गालियाँ लिखते हैं। तथास्तु, बहुत सुंदर है ना। मेरी उनके प्रति प्रेम है, सद्भावना है। और ये प्रेम ही सबसे बड़ा जवाब उनका हो सकता है। मैं उनसे कोई नारायण था। बाकी रही बात काम करने वाली, तो मुझे जो बुलाएगा मैं जाऊंगा। इस बात को तो कलाकार होने के नाते तो कान खोल के सुन लें सब लोग कि जो सम्मान के साथ में मेरी संस्कृति का और कलाकारों का मान सम्मान करेगा, हम जाएंगे। मुझे याद आता है कि आपने मूल निवास वालों के लिए भी एक प्रोग्राम किया, एक कई मंचों के माध्यम से, मूल कानून के लिए, अंकिता भंडारी के लिए। अब कुछ लोग कुछ फुटेज देख पाते हैं, कुछ वीडियोग्राफी देख पाते हैं, कुछ नहीं देख पाते हैं, तो वो अनभिज्ञ होते हैं। पर मंगलेश जी, यहाँ पर 2 चीज़ों पर मैं आपका टेक जानना चाहूँगा। एक, जिस विवाद की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, पहाड़ी वर्सेस देसी, जो प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान आता है और पूरा हंगामा होता है,
इस पे क्या सोचते हैं मंगलेश? और इसके अलावा जो भू कानून और मूल निवास का मुद्दा पूरे उत्तराखंड में चल रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या सोच है? इन दोनों मुद्दों पर आप क्या सोचते हैं? देखो, सोचने से कुछ भी नहीं हो सकता। सोचने को मैं सोचूं या कितनी बड़ी हस्ती सोचे, सोचने से कुछ ना, उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। अब कर्म करोगे, जब आप तैयारियां करोगे, ठीक है, आप समाज के बीच में ऐसा काम करोगे, देखो सत्ता आपके हाथ में आए, फिर आप परिवर्तन कर दो ना। अगर मोदी जी भी सोचते तो वो फिर चाय बनाते रहते। उन्होंने भी तो कर्म किया होगा, तभी तो प्रधानमंत्री बने, तभी तो इतने सारे मिशन उन्होंने लाए हैं। तो ये सोचने से नहीं होगा, काम करने से होगा, आपस में लड़ने से नहीं होगा, और देसी पहाड़ी वाली बात नहीं होनी चाहिए। देखो, हमारा राज्य भी देश के करीबन करीबन पूरे 28-29 राज्यों के बदौलत हमारा राज्य भी चल रहा है। टूरिस्ट आता तो हमारा उत्तराखंड का नहीं होता, वो भी बाहर से आता है। एकदम। हमारे पहाड़ में ऐसी कोई जूता, चप्पल, आटा, नमक, चावल, चीनी, कपड़ा, एक सरदर्द की गोली बनाने वाला कोई भी पहाड़ी क्षेत्र में कोई एक ऐसी कंपनी नहीं है। तो हम भी तो सारे प्रदेशों पे आश्रित हैं, और सब हमारे भाई बहन हैं। ऐसा नहीं है अगर पहाड़ियों को कुछ हो जाएगा तो सब खड़े हो जाएंगे इस राज्य के लिए, रक्षा के लिए, ऐसा नहीं है ना। तो देखो, हमें सबका सम्मान करना चाहिए, और किसी भी नेता ने, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, ठीक है, जिसने जो खाया होगा तो वो जांच एजेंसियों का काम है, जिसने गलत बोला होगा समाज और कानून उसको दंड देने वाला है। लेकिन ऐसा है कि विकास में, इस राज्य के विकास में जितने भी IAS PS अधिकारी रहे हैं, उन सबका योगदान रहा है, और इस राज्य का जो निर्माण हुआ है वो सबके मिश्रण से हुआ है। इस राज्य को चलाने में आप देखिए, करीबन करीबन जो मैंने पढ़ा है और लिखा है, करीबन 60 से 65 IAS PS ऐसे हैं जो बाहरी राज्यों के हैं। तो क्या आप उनको भगा दोगे तो हमारा राज्य चल पाएगा? कितने कुलपति, कितने टीचर, कितने डॉक्टर हैं? चलो 1 मिनट का हमले मान लिया कि हम टोटल प्लेन और देसी वाली बात करते हैं, तो अगर एक दिन के लिए अगर सारे बाहर के जितने बड़े डॉक्टर, अगर ये सब एक दिन के लिए बंद हो जाएंगे तो कितनी बीतेगी मेरे मरीज भाई बहनों पे? सारे टीचर अगर एक दिन के लिए अवकाश कर देंगे तो कैसा चलेगा? एक दिन के लिए मुख्य सचिव, जितने DM हैं, IAS PS हैं, अगर एक दिन की छुट्टी ले लेंगे तो चल पाएगा राज्य? हमारे बद्रीनाथ जी के रावल हैं। मैं तो चाहता हूँ कि यार ठीक है, हमारा पौड़ी, चमोली, UP, कुमाऊं, जौनसार से कोई पंडित वहाँ पे बन जाए, लेकिन कुछ विधि विधान पुराने लोगों ने भी तो सोच के बनाए होंगे। तो क्या रावल जी को भगा देना चाहिए वहाँ में, या हम उनका आशीर्वाद नहीं लेंगे? तो फिर तो वो भी बाहर के हैं, फिर हमारे राज्यपाल जी हैं, वो भी बाहर के। मैं तो चाहता हूँ कि ऋषिकेश मास्टर जी को आप राज्यपाल बना दीजिएगा यहाँ के। मेरे चाहने से, मेरी सोच तो ये है, लेकिन हो सकता है उसके लिए कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था और समाज के लिए आपने क्या किया। अगर लोगों ने मुझे वैदिक जागर या गायक कहा है तो मैंने कुछ किया, तभी तो क्या होगा ना। तो वैसे देखो, नेताओं को भी करना पड़ेगा, तभी सम्मान मिलेगा। तो देखो, हम राज्यपाल जी को ऐसा तो नहीं बोल सके कि आप यहाँ के नहीं हो जी, आप पंजाब के हो तो आप चले जाओ, लेकिन नहीं, हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, उनको सलूट करते हैं कि वो हमारे राज्य को चलाने में अपना पूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो हम हर नेता का, हर व्यक्ति का सम्मान करते हैं। ये इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए। पहाड़ी वर्सेस देसी की बहस यहाँ बिल्कुल पर नहीं होनी चाहिए। वहां पे चाहिए। देखो, नीलम दीदी जीत गई, मैं वहां पे खुल के गया, हमने सीधा बोला, एक भाई बहन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि इस बार नीलम दीदी को जितवाना है। उनके एक कार्य को गिनवाया कि उन्होंने जो है, क्या उसका नाम, जब कोरोना काल आई थी तब कैसे समाज की सेवा की थी, वो चाहे विकास के मुद्दे हो, लाइट के मुद्दे, उन पे किसी ने प्रकाश नहीं डाला। ये तो खाली एक छोटी सी बात होगी कि आज की देश यार पहाड़ी, आप जो है सब पासवान के चुनाव में क्यों चले गए? अरे भाई, मैं चुनाव लड़वाने वाला कौन हो सकता हूँ? हम तो आम आदमी, गरीब आदमी है। मुझे चुनाव लड़ना होगा तो मैं स्वयं लड़ सकता हूँ, और इतनी दक्षता है कि कोई भी पार्टी मुझे टिकट दे देगी, ऐसा नहीं है। पर हमें लड़ना ही नहीं चुनाव। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, हमें संस्कृति की सेवा करनी है। हाँ, उन्होंने मेरे को वहाँ पे बुलाया, जो एक संस्था थी वहाँ पे दूसरी कार्यक्रम करने वाली, पासवान जी को तो मैंने उस दिन देखा। और जबकि देखो, हमने चुनाव के नाम पे उस दिन तो उन्होंने वहाँ पे जलपान की व्यवस्था रखी थी, हमने तो एक चाय तक नहीं पी। पता नहीं कोई एक फैन बेचारा मुझे केतली में पीछे से चाय लेके आया। तो जिन भाई बहनों के दिमाग में ये इस प्रकार की गंदी बातें बैठी हैं, वो ऐसा ना सोचें। और मुझे लगता है कि पहाड़ी वर्सेस देसी की बहस यहाँ पर होनी भी होना ही नहीं चाहिए। मैंने गिनाया ना, हमारा राज्य भी जो है पूरे 27-28 राज्यों को मिलके चल रहा है, और वो हमसे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। और दूसरे में जो एक स्लोगन दिया है कि हम देव भूमि के देव नागरिक है, मैं बोल बोल के मेरा गला फट गया है। हम देव नागरिक तभी कहेंगे जब हम बलि प्रथा को बंद करेंगे। हम सरकार से लड़ रहे हैं कि जी ये ठेका खुल गया, वो ठेका गया। हम तो मैं आज अपने पुत्र को, अपने मरे पिता हुआ को साक्षी मान के, और उस बद्रीनाथ को साक्षी मान के कसम खा के कहता हूँ कि हमारे घर में लहसुन, प्याज, दारू, मांस, मदिरा तो दूर की बात रहे, उत्तराखंड का हर नागरिक दारू त्याग दे, कसम है, उनको अपनी माँ की छोड़ दीजिएगा तो हो गया ना, हमारा दारू मुक्त प्रदेश बन जाएगा। क्यों लड़ रहे हो एक ठेके के लिए?
है ना। लेकिन शाम को फिर क्या, कई लोगों की क्या धारणा कि चले गए जी भुटवा की दुकान में कि भाई जी कलेजी इतना ग्राम कर दो, और कह रहे हो आप हम देवभूमि के देवतुल्य नागरिक हैं, आप बंद कर दो ना मटन खाना। प्रकृति ने आपको अन्य सब्जियां दी, अन्य खाद्य पदार्थ दिए, उनको खाओ तो अपना आप ही देवतुल्य देवभूमि के नागरिक बन जाओगे। लेकिन जब तक मांस मदिरा और दारू का सेवन करोगे तब तक ये सुक्ति फिट नहीं बैठती। सुक्ति फिट नहीं बैठती। क्या आपने सही कहा कि जो बहसें चलती हैं सोशल मीडिया पर, उनका प्रत्यक्ष में बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं है। लेकिन मंगलेश जी, क्या चुनाव के बाद मास्टर जी से मिलना हुआ आपका? कभी आमना सामना हुआ, कह रहे मास्टर जी चले बैठते हैं चाय पर? नहीं, देखो ऐसा देखो, उन्होंने अपने कार्यक्रम में न तो मुझे इनवाइट किया, अगर वो मुझे बुलाते तो हम अवश्य जाते, ऐसा नहीं। क्योंकि जितना देखो शंभू पासवान जी हैं उतना ही आदरणीय हमारे लिए वो भी हैं, वो भी हमारे बड़े भाई हैं। उन्होंने भी हमें कभी कुछ अनैतिक नहीं बोला, ना हमारी कोई फ़ोन पे वार्ता हुई और ना उनका मैसेज आया। हो सकता हो अगर मुझे फ़ोन करके बोल देते कि मंगलेश तुम्हारी आवश्यकता है, या तुम उन्होंने मेरा डाटा देखा होगा कि जब मैं सुबोध उनियाल जी के प्रचार में गया तो उस महाराज से कृपा से वो विजयी हुए हैं। मुझे एक बार ओम गोपाल जी ने बुलाया था, मैं उनके प्रचार में गया, वो विजयी हुए हैं। मुझे अभी ये जो दीदी नगर पालिका चुनाव लड़ी है उन्होंने बुलाया, वो विजयी हुए हैं। शंभू पासवान जी ने बुलाया, हालांकि मेरे पास कोई वोटर नहीं, कोई शक्ति नहीं, लेकिन शक्ति और भक्ति इतनी बड़ी है कि परमात्मा और जनता लोग आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने मुझे बुलाया तो मैं गया। अभी मैं दिल्ली में गया था, एक एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं, वो कहाँ पे गए थे रोशनी, हम शर्मा जी हैं, वो बीजेपी के प्रत्याशी थे। उन्होंने मुझे प्रचार के लिए बुलाया, देखो बेचारे विजयी हो गए हैं। निशंक जी ने मुझे जब बुलाया था तब वो बीजेपी, आप हरक सिंह रावत जी को पूछ लो, उन्होंने जब मुझे बुलाया था रुद्रप्रयाग से चुनाव लड़ा था, कोटा था, वो दोनों बार विजयी। आप खजानदास जी को देख लीजिएगा, 2 बार वो पहले चुनाव थे, तीसरी बार जब वो चुनाव लड़े थे थतूर से वो जीते, कौनदास जी को हराया, तब भी हमने उनके झंडे बैनर वो के उन्हें समर्थन दिया, सहयोग दिया, वो तब भी विजयी हुए। तो जनता का इतना आशीर्वाद है कि मैं जिस मंच से मैंने निवेदन किया है जनता ने आशीर्वाद दिया है। हाँ भाई, यही मेरा मंगलाचरण काम आ जाता है बस, है ना। तो मास्टर जी अगर मुझे बुलाते तो मैं अवश्य जाता, ऐसा नहीं है। ऐसा तो नहीं है, मतलब मंगलेश डंगवाल के साथ ये तो नहीं कि मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ और सिर्फ बीजेपी का हाँ, करूंगा। ऐसा हो सकता भाई, वो पहले शायद, मैं इस बात की 100% पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने सुना कि वो कांग्रेस से में थे पहले, तो क्या पता हो सके कि कई लोग कांग्रेस मुझे इसलिए पसंद ना करते कि मैं आरएसएस से जुड़ा हूँ। लेकिन आरएसएस मेरी एक वो अपने मेरा हृदय का विद्यालय है, मैं उसका सम्मान करता हूँ। लेकिन वो कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से लड़े, सब मेरे भाई बहन हैं। जो राज्य का विकास करेगा वो मेरा भाई बहन है, वो मेरा नेता है, वो हमारा अभिभावक है। और अब इन नेताओं को मंगलेश डंगवाल जी ने संकेत दे दिया है, अगर जीतना है तो इनको बुलाना पड़ेगा। ये राम खैर ऐसा नहीं, पर यह है कि ठीक है, अगर आप अच्छे कार्यक्रम करोगे, मेरी माँ बहनों को किसी प्रकार की पीड़ा ना हो, तो मैं हर नेता के समर्थन में हूँ, ऐसा नहीं है। बॉबी भंवर जी जब चुनाव लड़े थे, क्यों हम प्रत्यक्ष रूप में उनके साथ में आए। मैंने अपने जितने श्रोता थे, जितने इष्ट मित्र थे, सबसे निवेदन किया कि यार अभी हमारे ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और बॉबी भाई में ऊर्जा है, हमारा अच्छा पढ़ा लिखा नेता है, आप इसे समर्थन करो। तो हो सके जो 2-3 लाख वोट पड़े उसमें से 0.0001% कुछ तो पड़ा होगा। तो ऐसा नहीं है, हम हर किसी का सहयोग करते हैं, जो सही काम करेगा हम उनके लिए हैं। और बाकी जो फेसबुक पे ठीक है, जो अपनी सिकवा गाली देके जो इस तरीके का व्यवहार करते हैं, मैं उनसे भी नाराज नहीं हूँ, क्योंकि मैं संत प्रवृत्ति का आदमी हूँ। मेरे को कईयों ने बोला कि जी आप FIR कर लो, मैंने कहा FIR करना, जो एक संत प्रवृत्ति का आदमी होगा उसका ध्यान नहीं बनता है। मैं FIR करूँगा तो किस पे करूँगा, उनकी माँ को क्या बीतेगी, वो तो 2 दिन में सीधे हो जाएंगे। लेकिन ये मेरा कार्य क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता कि मैं किसी पे मुकदमाबाजी कर लूँ, फिर उसके माता पिता को बुलाऊं कि जो तुम्हारे बेटे ने ऐसी गालियाँ लिख दी, क्योंकि उनको तो कुछ गहराई का पता है ही नहीं। तकलीफ माँ बाप को ही होगी, तकलीफ तो माँ बाप को होगी ना। तो उनके माँ पिता मुझे इस रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। ठीक है, लिख लिया ना, क्या फर्क पड़ा। अत्यंत भी पुराना मेरा दयादा, हमारा पूर्वज कहते हैं कि गाली दिन्यान और ताता पाइन, कभी मकान नहीं जलता और गाल दी कभी कोई नहीं मरा। तो कोई इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वेरी ट्रू। अब जब जलियां की बात होनी चाहिए तो वन विभाग पे थोड़ा चलते हैं। आपका एक लंबा टेन्योर रहा, वन विभाग में आप रहे, और अब तो आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो मैं दोनों रोल में जानना चाहूँगा कि वन विभाग में जब आप नौकरी कर रहे थे, क्या आपकी भूमिका थी, और आप जब आप एम्बेसडर बन गए हैं तो किस तरीके से आप जो है वनों के खातिर काम कर रहे हैं? हमारी लगभग 6 से 7 पीढ़ियाँ इस वन विभाग को पूर्ण रूप से समय दे चुकी हैं।
और मैं भी अपने दादाजी अपने पिताजी से स्कूल टाइम में भी, जब हम प्राथमिक में पाठशाला में पढ़ा करते थे, तब भी छुट्टी के बाद जो है वनों में जाना, फिर हम देखते थे कि पूछते कैसे लगते हैं, हेक्टर क्या चीज़ होता है, पेड़ों का चयन कैसे किया जाए, कि किस वातावरण में किस क्लाइमेट में कौन सा पौधा लगेगा, कितनी हाइट पे लगेगा, अगर आप वनीकरण में गड्ढा खोद रहे हैं तो इसका कितना ढाल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जो है बाल्यावस्था से सीखते रहते थे कि थैलियों का भरान कैसे होता है, इसमें पौध कैसे भी जाता है, बीज का एकत्रीकरण कैसे किया जाता है, इसे कितने टेम्परेचर में सुखाना है, फिर इसे कैसे पैक करना है। सफ़ेद पन्नी आती थी जो भरने के लिए, वो क्या होती थी, ब्लैक पन्नी आती थी, उनसे क्या होती है, इसमें कैसी खाद डालनी है, मिट्टी कैसे छाननी है। तो ये सब चीज़ें हम देखते रहते थे। तो देखते मतलब हम एक अंग या रूप मान लो बनी बात का एक अंग बन गए, शाखा बन गए। तो काम करते अच्छा तजुर्बा होने लग गया। तो फिर मेरे पिताजी ने और जौनपुर रेंज में जितने और कर्मचारी थे उन्होंने हमारी कार्यकुशलता को देखा, और मैं पढ़ा लिखा भी था उस टाइम के कर्मचारियों के साथ में। तो उन्होंने मेरे को जो है डेली बेस पे रख दिया। मैंने अच्छा काम किया। उस टाइम फिर कोर्ट का मामला था कि 365 दिन बाद आदमी फिर पक्का हो जाता था। तो यही प्रक्रिया चली, मैं चयन हो गया। तो फिर मैं मैक्सिमम काम ऑफिस में किया करता था, वन विभाग में। तो जब मैंने काम किया तो मैं जौनपुर में भी रहा, तुम्हारा चक्रोता साइड में रहा, ये सारी जगहें काम की। फिर उसके बाद एक संगीत का भी एक जुनून आप समझ लो, लालसा थी, क्योंकि मैं रामलाव में पहले सीता का पात्र किया करता था। अच्छा। हाँ, तो ये सब करते फिर स्कूल में भी थोड़ा हल्की सी माँ की कृपा भी थी कि मैं अच्छा गा लेता था कंठ से। तो ये सारा प्रयास चलता रहा। तो फिर गायकी के क्षेत्र में आया। तो मैंने जैसे बताया था कि राकेश जी जो अभी निर्माता भी हैं मेरे इस भजन के, मंगलाचरण के। जी, और टी सीरीज में पहले संयोजक के पद पे भी रह चुके हैं। और हमारे कई रामा से जितने भी प्रोडक्ट आए हमारे, उन सब में उनकी पूर्ण भूमिका रही, और मेरे को लॉन्च करने में भी। तो उनके सानिध्य में फिर संगीत करियर उस एरिया में चले गए। तो वन विभाग की हमने वो सेवा की है जैसे अपने माता पिता की। मेरे हाथ से लगे हुए आज भी मैं प्रामाणिकता के साथ में वो पेड़ दिखा सकता हूँ जो आज देवदार के 38 साल के पेड़ हो चुके हैं। और मैं यही कहता हूँ कि देखो, सरकार तो वनीकरण पे अरबों रुपए करोड़ रुपए खर्च कर दे रही है। ये इससे इतना बड़ा बेनिफिट नहीं हो सकता है जितना हर व्यक्ति की एक जिम्मेदारी बनी कि वो हर व्यक्ति हर साल एक पेड़ को गोद ले ले, और उसको फंड दिया जाना चाहिए कि भाई तुमने इस साल एक पेड़ गोद लिया और ये पेड़ सुरक्षित है, तो गवर्नमेंट उसको चाहे 1 रुपए दे या किसी प्रकार की छूट दे किसी भी चीज़ में, कि आपने अगर 10 पेड़ों को सुरक्षित रखा 10 सालों तक, तो लो तुम्हें 2 साल की लाइट फ्री दी जाती है। उससे पर्यावरण और वन ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। मैंने सर्वे के अनुसार देखा कि एक साल में एक रेंज में करीबन अगर 10 प्लांटेशन होते हैं तो 10 में से मुश्किल से 2% पेड़ भी सक्सेस नहीं होते, क्योंकि कुछ गाय खा जाते हैं, कुछ धूप से सूख जाते हैं, कुछ टूटे, वो सब खत्म। आदमी गोद अगर पेड़ को लेगा तो उसकी जिम्मेदारी बनेगी। तो इस स्तर पे भी काम होना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आपकी नौकरी की। अब आप एम्बेसडर बन चुके हैं, किस तरीके से आप जो है लोगों के बीच जा करके जागरूकता फैला रहे हैं? जो चीज़ें देखो, आपके स्नेह से और जनता के प्रेम से मुझे कभी समाज की कमी या भूख आज तक महसूस नहीं हुई, क्योंकि मुझे हर मंच पे हर मोड़ पे अपने चहेते, अपने प्रशंसक, अपने भाई बहनों की भरपूर सहयोग मिला है। तो मुझे अपनी बात को रखने के लिए हर मंच पे जो है इन चीज़ों की कमी नहीं खली है। और मैं हर मंच के माध्यम से यही बात कहता हूँ अपने पर्यावरण के लिए, अपने जल, अपने जीव जंतुओं के बारे में। कार्यक्रम और गीत भजन बात की बात है, मैं सबसे पहले यही अध्याय रखता हूँ हर जगह। तो उसका भी पूर्ण रूप से लोग मानते हैं, और हो सकते हैं लोग पीठ पीछे उस चीज़ को भी मानते हैं, स्वीकार भी करते हैं। आपका एक गीत जो है बहुत सुंदर गीत है, इसी लाइन पे आप गाते हैं उस गीत को, और कई स्टेज शोज में मैंने सुना है ये, सुना रे भय बंदो अर्ज हमारी, जागंती वेजा नर नारी, गो गंगा हिमालय बचौन। तो ये गीत आप इसी लाइन पर गाते हैं। और मैं चाह रहा हूँ कि जब हम पेड़ों के लगाने की बात कर रहे हैं, जब हिमालय की बात कर रहे हैं, 2 लाइनें इस गीत की आपकी हम सुने, अगर आपको याद हो तो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये एक बार बहुत पहले की बात है। एक बार मैं बहुत छोटी अवस्था में यमुनोत्री धाम की तरफ गया था। तो ठीक है, माँ हमारी आस्था है, माँ हमारी जननी है, माँ यमुनोत्री। तो हम नहा रहे थे वहाँ पे, तो कुछ बाहर के पर्यटक थे, वो गंद फैला रहे थे वहाँ पे। मैं उनसे निवेदन भी किया तो वो मेरे से चौड़े हो पड़े। अब चौड़े हो पड़े तो वो कहा होता है ना कि अकेला चना बाहर नहीं जो सकता। अब वहाँ पे मैं इतना बड़ा जन समूह वहाँ पे इकट्ठा नहीं कर सकता था। तो फिर उस दिन मेरे मन को बड़ी पीड़ा उठी। तो तब मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हुआ करता, तब मैं आम आदमी था। तो फिर मैंने
मन में ये रचना आई, तब जाके मैंने इसको कंपोज किया था। ये पंक्तियाँ मैं सुना देता हूँ समाज दर्शकों को भी, श्रोताओं को भी, गुप्ते राव के माध्यम से। सुन रे भय बंधु अर्ज हमारी, जागन तू है जा हे नर नारी। सुन रे भय बंधु अर्ज हमारी, जागन तू है जा हे नर नारी। गो गंगा हिमालय हृदय से बचोण, जन गण मन मामेरु रे बार पहुँचोण। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। बहुत खूब, बहुत खूब। अब हम आपके गीतों पर बात करना चाहेंगे। आपके एक लंबी चौड़ी लिस्ट है सुपर हिट गीतों की और उनके साथ किए गए एक्सपेरिमेंट्स की। उन पर बात करने से पहले एक सवाल जो मेरे जहन में अक्सर उठता था, जब हम मुंबई में आपके गीत सुना करते थे और जब आपके एल्बम आया करते थे, तो आपके बारे में, अब ये अफवाह है या सच है मुझे नहीं पता, लेकिन कहते थे कि आप नेत्रहीन हैं, आपकी दोनों आंखें नहीं हैं। क्या सच है? क्या नेत्रहीन हैं या क्या ये एक अफवाह थी महज? देखो, ये जब इंदिरा गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थी, जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो ये उस दौरान की बात है। मैं करीबन 3-4 साल का मैक्सिमम रहा होगा, मैं पूरा जोड़ नहीं कर पा रहा हूँ आपके सामने कितना हुआ होगा। तो मैं बाल्यावस्था में था उस टाइम पे, और ये सितंबर अक्टूबर का महीना था जब धान की कटाई होती थी। मेरे पिताजी वन विभाग में जौनपुर में ही कार्यरत थे, मेरे ताऊजी भी जौनपुर में थे। तो मुझे पहले पेचिश आती है। रियल घटना मैं आज लोगों को बता देता हूँ, ये बचपन से नहीं था, ये बाद में हुआ 3 साल के बाद ये घटना। तो मुझे खून की पेचिश लगी, और कटाई होने के बाद जब मेरे पूरे शरीर से खून निकल जाता, उस टाइम हमारे उत्तराखंड में इतनी बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था ही नहीं थी। मैं कह रहा हूँ ना, हमने यूपी का भी मुख्यमंत्री देखा, अब हम उत्तराखंड का देख रहे हैं। हमने उन परिस्थितियों को देखा, हमने यूपी बोर्ड को पास किया, उन परिस्थितियों को देखा जब हमारी कॉपी लखनऊ जाती थी। तो मुझे जब खून की पेचिश लगी तो मेरे सारे शरीर का खून निकल गया। मेरे माता पिताओं ने योग्यता सामर्थ्य अनुसार जितना भी हो सकता था उतना सारा इलाज कराया, लेकिन वो खून बंद नहीं हो सका। अब जब वो बंद गया तो मुख्य जो हमारे शरीर में बसती वो बसती आँख, तो वो सीधा इफेक्ट मेरी आंखों में कर गया। तो जो ये बादल अभी जो मेरे दर्शक देख रहे हैं, जो कन्फ्यूज है लोगों को, ये पूर्ण रूप से बाहर आ चुका था खिल के। अच्छा। जैसे हम किसी गुब्बारे को अगर छोटा सा फुला दें तो ये बिल्कुल यूं बाहर आ गया था। तो मेरी माँ ने फिर उस टाइम पे टेलीग्राम अंतर्देशीय हुआ करती थी, वो गांव से किया था। फिर उसके करीबन 1 हफ्ते बाद वो मेरे पिताजी को वो मिला था। उस टाइम पे वन विभाग के तार हुआ करते थे, तार किया था। फिर वहाँ से मेरे पिताजी घनसाली आए थे। फिर घनसाली से हमारा गांव भी करीबन जो है 32-34 किलोमीटर पैदल हुआ करता था। फिर मेरे पिताजी वहाँ पे आए, फिर उन्होंने मसूरी दिखाए, देहरादून। तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, नुकसान हो चुका था। तो मेरे शरीर में जब मुझे चंडीगढ़ लेके गए थे तो उस टाइम मेरे शरीर में केवल मात्र 80 ग्राम खून बचा हुआ था। तो जब वहाँ पे डॉक्टरों ने देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये लड़का किसी दैविक शक्ति के कारण जिंदा है, इतने खून में कोई भी मरीज जीवित नहीं रह सकता है, लेकिन ये जिंदा है तो बहुत बड़ी गनीमत है। फिर वहाँ पे इलाज चला, खून चढ़ा, तो मैं शारीरिक रूप से स्वस्थ हो गया, लेकिन मेरी नज़र क्लियर नहीं आ पाई। वहाँ पे 6 महीने इलाज चला। फिर उसके बाद दिल्ली लाए, वहाँ पे भी डॉक्टर मना करते हैं। उन्होंने कहा आपके पास 2 ही ऑप्शन बचते हैं, आप आई डोनेशन करा लो, जब नंबर आएगा कोई नेत्रदान देगा तो हम इस लड़के की आँख चेंज कर लेंगे। खर्चा बहुत बड़ा था, इतना खर्चा जुट नहीं पाया। मेरे माँ पिताजी फिर वापस घर आ गए, हार के, थक के, फिर गांव चले गए। फिर किसी ने बोला कि अभी भी यहाँ पे देहरादून में एक डॉक्टर है RN सिंह जी, अब वो बुजुर्ग हो चुके हैं, उनके बेटे हैं यहाँ पे। तो ये बहुत पहले की बात है, आज से करीब 35-40 साल की बात है। सबने कहा कि एक बार आप उनको दिखा लो जाके, क्या पता कोई फ़ायदा हो जाए, आप चले जाओ। तो घर वालों का जब हम इनको चंडीगढ़ से दिखा दिया, दिल्ली दिखा दिया, सब दिखा दिया, हो नहीं पाए तो क्या हो पाएगा वहाँ पे। चलो फिर भी कुछ नहीं, लेकिन मेरी माँ की एक आस्था रही है भगवान मेगा महादेव, और जिसको मैंने एक छोटा सा फिर सेवा के भाव में उनके प्रति एक भजन भी गाया था। मेरी माँ वहाँ पे जाती है और 1 हफ्ते तक हमारा गढ़वा हम बोलना दीवारों, मतलब उसके सामने हाँ बैठना। तो मेरी माँ ने पूरी 1 रात तक जो है भगवान शिवलिंग के साक्षात बैठे रही कि ये अगर तूने मुझे मेरा पुत्र दिया है तो भाई इसको सुधारना भी तेरा काम है। तो जैसी मेरी माँ ने वहाँ 1 हफ्ते की पूजा की, उसके बाद फिर मेरी माँ मुझे यहाँ लाती है। यहाँ लाते ही
जैसे डॉक्टर के पास गया तो मैंने, शाम का टाइम था, बल 4 बजे करीब मेरे माँ लोग यहाँ पहुँचे हैं, वहाँ से 32 किलोमीटर पैदल आए, फिर वहाँ से किसी बस में बैठ के देहरादून में, फिर यहाँ दिखाया। तो जैसे डॉक्टर के पास लेके गया, मैंने सीधे अपनी माँ को बोला कि माँ ये गमले में फूल है, मुझे ये फूल दे। तो मेरी माँ वहाँ पे उस दिन जो है रो रो के बिल्कुल पागल हो गई, मतलब मेरा लड़का देखने लग गया। माँ ने पिताजी को बुलाया, पिताजी ने मुझे पूछा क्या मांगा बेटा आपने, तो मैंने कहा पिताजी मुझे ये फूल दे दो। पिताजी और पागल हो गए कि जब हम हिम्मत हार गए थे तो यार इतनी बड़ी शक्ति कैसे हो गई। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी ने लाइन तोड़ के सीधा डॉक्टर के पास मुझे ले गए कि ये डॉक्टर साहब ऐसे ऐसा बोल रहा है। फिर डॉक्टर ने देखा, फिर उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा ठीक है ये बादल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, इसकी नज़र वापस आ गई है। तो फिर आप ये मान लो कि उस मेगा महादेव की कृपा रही, और RN सिंह ने भी जो दवाइयाँ दी हुई, क्या पता वो भी काम कर रही है, क्योंकि देखो साइंस भी अपनी जगह पे है और परमात्मा भी अपनी जगह पे है। तो ये आई साइड की दिक्कत मुझे ऐसे हुई थी, लेकिन जब ये आया था तब मैं 6 महीने तक दिखता था बिल्कुल नहीं। मैं सिर्फ आवाज़ से मैं एहसास करता था ये मेरी माँ है, ये मेरे पिताजी हैं। तो इसलिए मैं धर्म और आस्था के प्रति और मानवता से इतना प्रेम करता हूँ कि इस मनुष्य जीवन में कुछ नहीं रहा। जब काल का निमंत्रण आएगा तो सब यहीं छूट जाएंगे। बड़ी बड़ी हस्तियाँ, अब्दुल कलाम जी को देख लो आप, क्या क्या आविष्कार नहीं कर सकते थे। बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, लेकिन जब यम का आदेश आएगा तो जो बड़े बड़े VIP हजारों के नेताओं में देखो, हमारे देश के राष्ट्रपति तो देख लो, मैं सोच रहा हूँ कि करोड़ों रुपए की सुरक्षा व्यवस्था में बैठे रहते हैं, लेकिन परमात्मा का जिस दिन आदेश आएगा सब धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए प्रेम सबसे बड़ी चीज़ है, मानवता सबसे बड़ी चीज़ है। हम सबको मेल मिलाप से रहना चाहिए और हंसी से रहना चाहिए, खुशी से रहना चाहिए। मानवता सबसे बड़ा धर्म है जो हमने सीखा है RSS में। बहुत बढ़िया, मैं इसी बात को कहता हूँ, है ना। बाकी ये तो कर्म है। देखो आप पत्रकारिता करते हैं, आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अपनी सभ्यता संस्कृति को प्रचार प्रसार कर रहे हैं, मैं अपने गीतों के माध्यम से कर रहे हैं। आदरणीय हमारे साथ उनियाल जी हैं, वो एक संयोजन कर रहे हैं, सारे कलाकारों को योगदान दे रहे हैं। T सीरीज़ें हैं, रामा हैं, कई और कंपनियां हैं, हमारी मसक बीन है, 36 हैं, हमारे SNN फिल्म है, हमारे चंद्र कैतुरा जी कई हैं, ऐसा नहीं है, एक से बढ़ एक हैं। कई पत्रकार हैं, अमर उजाला है, दैनिक जागरण है, सरकारें हैं। पर प्रेम और मानवता सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा रहना चाहिए। और हर जीवन में दुख सुख आता है और उसी का हिस्सा एक ये भी रहा। पर अब जैसे कि बीमारी आपकी कटने लग गई थी, अब कैसा है? अब आंखें देख पाती हैं या अब बेहतर है। मैं परमात्मा की कृपा से गाड़ी भी चला लेता हूँ, अपना पूर्ण रूप से काम भी कर लेता हूँ, पढ़ाई भी कर लेता हूँ, लिखाई भी कर लेता हूँ, और आपके पास भी आ चुका हूँ। भगवान करे ऐसे ही रहे, हमेशा ऐसे ही रहे, और उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे स्वस्थ तंदुरुस्त रहें हमेशा। तो अब थोड़े से आपके गीतों पर बात करते हैं। और एक ब्लास्ट आपने लाया, मतलब पूरा हंगामा उसने मचा दिया था। हम मुंबई में रहा करते थे, लेकिन उसकी धूम बहुत पहले वहाँ पहुँच गई। माया बांध न सिर्फ गीत ही अपने आप में ब्लॉकबस्टर हिट हुआ, बल्कि उसमें आपने नए एक्सपेरिमेंट भी किए। सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगा कि माया बांध की जो लाइनें कागज़ पर उतरी वो कैसे उतरी, और उसमें वो जो आपने एक इफ़ेक्ट यूज़ किया जो आज भी यूज़ होता है, ज़्यादातर लोग उसे ऑटो ट्यून नाम से जानते हैं, लेकिन डी टोन शायद उसका असल नाम है, और कैसे उसको यूज़ करने का आइडिया आपके पास आया? ये मैं शायद उस टाइम 10वीं या 11वीं में था। तो होता क्या था कि हमें सुबह स्कूल जाना होता था। स्कूल से आने के बाद हम लोग दाल चावल खाया 3 से 3:30 बजे। उसके बाद हमारी ड्यूटी लग जाती थी कि भाई मंगलेश तो गाय चुंगाने जाएगा। हम अपनी गाय को खेतों में ले आते थे, वहाँ पे चुंगाया, और साथ में लकड़ियाँ भी लाते थे खाना बनाने के लिए। तो उस गाय को चुंगाते 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 ये बनगीत शैली का एक गीत था। ये भावना मेरे हृदय में जागृत हुई, शब्द मेरे थे, धुन मेरी थी, लेकिन जो एक कंपोजिशन करने की जो एक शक्ति मिली, एक स्रोत मिला, वो बन गीतों का थ्रो था। इसलिए इसमें जो है इतना बड़ा प्रेम भी था उन लाइनों में, और करुणा रस भी था। तो वहाँ से मैंने उसे तैयार किया, और तैयार करने के साल 6 महीने बाद में कोई एक टीवी पे ये चित्रहार टाइप के उस टाइम पे गाना चलते, तो उसमें मैंने एक इफ़ेक्ट को सुना था। अब हमें तो इतना नॉलेज था नहीं, क्योंकि भाई हम इतने इलेक्ट्रॉनिक उसमें इतने परिपक्व तो थे नहीं। तो फिर मेरे भाई रहते हैं, मौसी के बेटे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, मैंने उनको पूछा, मैंने भाई यार इसमें ये एक इफ़ेक्ट लगा हुआ है। वो एप्पल में मार्केटिंग मैनेजर है वहाँ पे, उसकी पढ़ाई लिखाई सब बम्बई से हो रखी थी, उनका घर बार सब वहीं बसे हुए हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनको मैंने भेजा, उन्होंने बोला ये गाना कौन सा है। फिर मैंने उनको रिकॉर्ड करके मुंह से मैसेज करके उनको सुनाया, फिर उन्होंने तय किया, फिर उन्होंने उस इफ़ेक्ट का नाम ढूंढा। मतलब मैंने उनसे मदद ली, क्योंकि मुझे तो काम करना, मुझे तो बेचैनी हो रही थी कि नहीं जी मुझे ऐसा टोन बना के देना उत्तराखंड को। फिर उन्होंने मेरे को उसका नाम बताया, फिर जब उन्होंने मेरे को उसका नाम बताया तो फिर मैं रिकॉर्डिंग में गया। अब रिकॉर्डिंग में गया तो हमें वहाँ पे वो चीज़ मिल नहीं पाई,
स्टूडियो में भी। फिर सागर भाई ने उसको पता नहीं कहाँ से कैसे अरेंज किया, उस सॉफ्टवेयर को कैसे लोड किया होगा, क्या क्या होगा वो जाने। तो जब वो लोड भी होगा तो उसके बाद वो प्रॉपर फिट टोन पे नहीं बैठ पा रहा था। अब होता है भाई, कोई भी चीज़ नहीं आएगी तो थोड़ा दिक्कत तो करेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है 2-4 घंटे उस पर मेहनत की, जम के की, वो बिल्कुल उस पर मैच कर गया। मैच करने के बाद जैसे ही उसको स्टूडियो में सुना, उसको बिल्कुल प्रॉपर जो है सजाया धजाया गया। उसके बाद उसी दिन शाम को मुझे भली भांति याद है कि 6 बज रही थी। जिन लोगों ने भी सुना उन्होंने कहा ये उत्तराखंड की एक जो है काल जयी रचना होगी, और वास्तविक वही सिद्ध हुआ। वो हुआ है, वो आज हुआ आज, है, आज भी है। ना? बाकी इससे ज्यादा क्या कहना वो पता है। फिर उसके बाद वो एल्बम इतना चला, इतना Yes, चला, इतना उसके चला सारे कि गाने बहुत अच्छे उसके चले हैं। कितने लाख पीस बिके हैं ये मैं नहीं कह सकता हूँ। फिर उसके बाद रामा ने मुझे वही दिल्ली में सम्मानित किया था, उन्होंने बहुत तारीफ की थी। फिर उन्होंने बोला था कि देखो जब तक हमारी कंपनी रहेगी तब तक आप हमारे लिए गाओगे। तो बहुत लंबा चला उनसे। नहीं, मायाबान बहुत ब्लास्ट हिट रही। तो 2 लाइनें मायाबान को सुने बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। जरूर जरूर जरूर, ये ना, ये तो हमारा बचपन का दिन था ना, मैं सुने दूँ आपने। प्लीज प्लीज। जानी की लाई आजू रे याद ओणी माया रे, धन्य धोली बल क्यारी माया, धन्य धोली बल क्यारी, त्वे बिना दुर्दिन हेसी कै धाणी माँ जूनी लगी, मन ये कत्यास रही कनी होली कक होली बिचारी, से रागों की बांध माया रे, से रागों की बांध माया रे, ला 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 तरररा। ये कंपोजिशन थी। बहुत सुंदर थी। और इसके बाद एक और आपका ब्लास्ट और आता है, नेगी की चेली। जी जी जी। एल्बम का नाम ही मेरे ख्याल से नेगी की चेली हाँ, था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। पर क्योंकि हम उस नेगी की चेली आप किसी एक नाम दे रहे हैं, किसी तरह का विरोध हुआ या कुछ ऐसा हुआ कि मंगलेश जी क्या ला दिया ये? पर हालांकि गाना बहुत अच्छा था, बट क्या कोई ऐसा विरोध आपको झेलना पड़ा या कभी किसी ने बोला कि यार आपने ऐसा गाना क्यों गाया? बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा गहराई से आपने सवाल जवाब किए हैं और बहुत अध्ययन किया है आपने। वास्तव में आप मतलब मेरी जो है गहराई तक जाते रहे। सही बात करें, बहुत विवाद चला इस पे भी। बात वही आ गई, वो रिश्ते चुनाव वाली बात आ गई ना, कि बिना सोचे समझे, बिना उसके जो है विवादित कर दिया। ये जो गीत लिखा गया था, लोगों ने एक मुद्दा बनाया कि आपने इसको नरेंद्र सिंह नेगी जी पे गा दिया, आपने इसे कह दिया कि पांडे जी की ढोल की तनी, आपने इसे सुभाष पांडे पे गा दिया। सुभाष पांडे जो हैं। मैंने कहा जी देखो, अब इतना बड़ा जनसमूह में सबको तो मैं नहीं समझा सकता हूँ। मैं आपके चरणों में करबद्ध निवेदन और प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे पे एक FIR कर दो और मेरे ऊपर एक मुकदमा कर दो। जिनको भी इससे गीत से पीड़ा है, मैं आपके चरणों में हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप मेरे पे एक मुकदमा कर दीजिएगा, FIR कर दो और मुझे कोर्ट में पेश कर दो। मैं जज के सामने बयान दे दूंगा, जज बता देगा कि क्या सही है या गलत है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस गीत का जो ध्याय था, अभी आपने सुना होगा, आप तो खैर देखो चारों तरफ घूम रहे सूरज की किरणों की भांति। एक हिंदी गाना आया था, उसमें गाया था कि राणा जी मुझे माफ़ करना। तो क्या वो गीत गजेंद्र राणा पे लिखा गया था? सही बात। क्या वो गीत मीना राणा पे गाया गया था? क्या वो गाना हमारे कुमाऊं के अस्तंभ जड़ इतने लोकप्रिय हीरा सिंह राणा जी लोग गायक थे, क्या वो उन राणा जी पे गाया गया था? या उत्तराखंड में इतने प्रधान, कई राणा प्रधान हैं, उन पे गाया गया था? तो गीत को गीत की भावना से सोचिएगा, है ना। मैं नेगी जी की पे क्यों गाना गाऊंगा? सही बात है। मैं क्यों लता गीत पे गीत गाऊंगा? मैं क्यों प्रीतम भाई पे गीत गाऊंगा? वो हमारे बड़े भाई हैं, और उन पे गीत गाने से कोई ऐसा थोड़ा ना कि मेरा प्रोजेक्ट जो है सुपर डुपर हिट हो जाएगा, या वो मेरे पे गीत गाएंगे तो उनका प्रोजेक्ट सुपर डुपर हिट हो जाएगा। ठीक है, वो एक रचना है, तो ऐसा नहीं। कई लोगों ने तो ये भी कहा कि यार नेगी जी ने मतलब थोलर रे थोला गाया, तो उन्होंने कौन सा कोई उस पर ब्राह्मण जाति की आलोचना की? उन्होंने तो एक अपनी कल्पना के भाव से लिखा है। तो ठीक है, लोगों को संतुष्टपूर्ण जवाब मिलेगा, फिर किसी ने पूछा ही नहीं। ये नेगी जी की चेली, नेगी की चेली जो है, अब नहीं मतलब अब हम तो खैर हमारे लिए तो वो फर्क था नहीं कभी। जो श्रोता है, जो सुनना चाहता है, उसको पता है कि वो एक गीत है, उसको गीत की तरह ही लिया जाना चाहिए। उसमें आप जो है अगर विवाद की जड़ें खोजेंगे तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। खैर, क्योंकि अब मंगलेश डंगवाल बैठे हुए हैं और इसके बाद पता नहीं कब आपसे मिलना होगा, तो इसलिए मैं आपका बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ। लेकिन 2 लाइनें नेगी की चेली की 2 लाइनें सुनेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं इसकी भी 2 पंक्तियाँ आपको सुना देता हूँ।
मुझे इसका एडलिप याद नहीं है, डायरी में था, मैं हाँ, भूल चुका please, हूँ। जितना मैं आपको आपको याद वैसे है। सुना देता हूँ, इसका अस्थाई सुनाता हूँ। सरकारी न्याण सबरी सरकारी न्याण, सरकारी न्याण आज न चैदी सबरी बैखू की घाण, बैखू की घाण। पांडे जी की ढोल की ताणी ऐ जाई न बांध बनी, लेगी उना माया घणी भैर भीतर दगड़ियों साणी। हे मेरी नेगी की चेली भारी अलबेली रे, झिंगा पुतड़ी। बस यही था वो, है ना। बहुत खूब, बहुत खूब। जब माया बांध का एल्बम आया तो उसमें एक कलाकार हुए आपके नचिकेता कुकरेती, जी, जी। जो लीड एक्टर थे बिल्कुल, उसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। और मुझे लगता है कि माया बांध के आने के 2 या 4 महीने बाद उनकी बिल्कुल, डेथ हो बिल्कुल, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। सर, क्योंकि नचिकेता कुकरेती के बारे में बहुत लोग ज़्यादा जानते नहीं, और मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम आपके बहाने अगर आपको कुछ पता हो उनके बारे में, आखिर नचिकेता कुकरेती के साथ हुआ क्या था, कैसे उनकी डेथ हुई, क्योंकि वो बहुत जवान थे, बहुत यंग थे, वो 20-22 साल के लड़के थे वो। सर्वप्रथम तो मैं भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करूंगा कि उन्हें अपने श्री चरणों में बना के रखे। वो लड़का मायाबान की शूटिंग की तैयारियां चल रही थी, बहुत अच्छा ग्रुप डांस करता था। मुझे उसके अंदर चुलबुलापन, उसका रंग रूप, उसकी योग्यता, उसका ज्ञान ध्यान बड़ा ऊर्जावान दिखा। तो मैंने अरविंद ने बोला, मैंने भाई यार इसको जो है लीड करवा दो, आप देख लेते हैं कब चमक जाए, कौन देखता है। उस लड़के ने बहुत अच्छा किया, बहुत ऊर्जा के साथ में किया। ये हमारी शुरुआती मुलाकात के उस टाइम पे बात है। तो उसने क्या, उन्हें लीड किया, बहुत अच्छा अभिनय किया। शूट निपटा, थत्यूर से सारा सामान पैक होकर के सब अपने अपने घरों को चल दिए। हम एडिटिंग के लिए दिल्ली चले गए। एडिट हुआ, नंबर मार्केट में लॉन्च हो गया। उसके कुछ दिनों बाद वो लड़का पौड़ी की तरफ जाता है, नचिकेता, और वहाँ से एक सोमो में बैठ के देहरादून वापसी आ रहा था। रात को करीबन 12-1 बजे की बात है, जो मुझे सूचना मिली। और जॉली ग्रांट के पास जो पुरानी रोड हुआ करती थी, पुल से थोड़ा आगे आने के बाद जो है उनकी जो जीप वाली कार थी वो रोड पे उलट जाती। उसने पीछे बैंड पे सात मोड़ के पास ये कहा, बल्कि मुझे कुछ डर लग रहा, मुझे आगे बैठा दो। वो पहले पीछे बैठा हुआ था। तो ड्राइवर ने गाड़ी रोकी, ब्रेक मारता है, उसको आगे बैठाया जाता है। अब उसे जब आगे बैठाया तो आगे जाके वही गाड़ी उलट जाती है। अब उल्टा तो वो शीशा फट गया, वो शीशे से बाहर निकल गया, बाकी 4-5 ये लोग अंदर ही रह गए। तो चोट औरों के भी लगी, लेकिन उसको ज़्यादा चोट लग गई वहाँ पे। फिर वहीं से 200 कदम आगे जाके हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गए तो वहाँ उसे मृत घोषित कर दिया गया। इतनी कहानी थी। में बहुत 1 या 2 गीतों में ही आप आए हो, एक आपके मायाबान में थे और एक बांध रुपोंती के एल्बम में उन्होंने किया था। बट बहुत उनका वो जो चार्म था उस गाने को उसने और ज़्यादा बेहतर किया था। चलिए, ये तो बात हो गई। अब नचिकेता कुकरेती अब वो स्वर्गलोक में हैं। गानों की हम जब बात कर रहे हैं, आपके गानों की, तो आपने गोरखियों की रांझा भी गाया है, आपने केदारनाथ आपदा पे एक श्रद्धांजलि गीत भी आपने लाया। तो मैं चाहूँगा कि केदारनाथ आपदा पर जो श्रद्धांजलि गीत आपने गाया उसकी 2 लाइनें हम सुने आपसे, और उसके बाद एक ख्वाहिश और है, वो भी आपके सामने रखूँगा, फिर हम आखिरी सेगमेंट में पहुँचेंगे। ठीक है, आपके चैनल के माध्यम से और मेरे इस गीत के माध्यम से जो केदारनाथ में जो त्रासदी आई थी, आपदा आई थी, उन सभी मृत जो हमारे पितृ स्वरूप हैं, देश का कोई भी व्यक्ति था, हमारे राज्य का था चाहे देश का था, उन सबको समर्पित ये पंक्तियाँ मैं गा दे रहा हूँ। प्लीज़। हो हरे रामा हे शिवा शिवा, हे पंचनाम देव तो क्या हुए भेली भूल, हो रामा हे केदारनाथ भोले भंडारी, क्या वे हमसे भूल बिसरो, क्या वे वली हमसे भूल बिसरो, चुप किले जटाधारी, चुप किले जटाधारी। क्योंकि आज तक भी हमें ये सवाल, ये जवाब नहीं मिल पाया। साइंस कहती है कि अत्याधुनिक विकास का दबाव है, और सत्य सनातनी वेद ऋषि धर्माचार्य समाज सेवक जो कहते हैं, वो कहते हैं कि धर्म के साथ खिलवाड़ हुई है। एक आपदा में 2 पहलू उभर के आए हैं, साइंस ने क्या कहा और धर्माचार्यों ने क्या कहा, लेकिन प्रामाणिकता भी किसी बात की नहीं है। क्योंकि अगर एक शादीशुदा कपल वहाँ पे जाता है श्रृंगार के साथ में, अच्छी भावना के साथ में, तो देखो हमें उसे भी बुरा नहीं सोचना चाहिए।
वो चलन पहले था कि जब आदमी बुजुर्ग हो जाएगा तभी देव दर्शन के लिए जाएगा। बट ठीक है, आप बच्चे को लाए तो अपने धामों के बारे में बता रहे हैं, लेकिन प्रामाणिकता क्या है, इसी बात पे मेरा सवाल था सीधा सीधा भगवान शंकर से कि हमसे आखिर ऐसी क्या भूल हो गई कि जो दंड हमें भुगतना पड़ा। बहुत बहुत उस वाक़ये को आपने बहुत बखूबी उसमें निभाना था। इसी एल्बम में एक गाना और है जो आज भी डीजे में बहुत बजता है और मेरा पर्सनल फेवरेट, अगर आपको याद हो, मैं ब्रह्मचारी छूं। तो ये गीत जो है, मैं चाहूँगा अगर आपको 2 लाइनें याद हों तो फिर हम आखिरी सेगमेंट में पहुँचते हैं। धन्यवाद। ठीक है, हाँ ये गीत भी था मेरे को कंवारेपन के लिए और कंवारे लड़कों के लिए कि ठीक है ज़्यादा जिम्मेदारी भी ना पड़े। वैसे तो खैर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है। मैं इस बात की सबको प्रेरणा दूंगा कि ठीक है, आप किसी भी क्षेत्र में देश की, घर की, माता पिता, समाज की सेवा करो, लेकिन गृहस्थ जीवन सबसे बड़ा जीवन है। तो ठीक है, ये गाना लिख दे चुलबुलेपन में। इस गीत की कुछ पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ। प्लीज छोड़ दे मेरो हाथ सया, छोड़ दे मेरो संग सया, छदम धारी छो हम पेट्या कैलासु सया ब्रह्मचारी छो, हम पेट्या कैलासु सया ब्रह्मचारी छो, तेरी सौगंध तेरी सौगंध तेरी सौगंध। ये था वो गीत। बहुत खूब। अब क्योंकि देखिए, अब ब्रह्मचर्य का गीत आपने पहले गाया, अब आपका ब्रह्मचर्य टूट चुका है, आपका विवाह हुआ। जानना चाहेंगे क्योंकि अब थोड़ा सा आपकी रोशनी जी भी हमारे साथ बैठी हुई हैं, क्या अरेंज था या लव था या कैसे इस रिश्ते की शुरुआत हुई? देखो, मैं हर मंच से यही बात कहता हूँ हर युवा नारी को और हर युवा साथी को कि आप जीवन में जो भी चुने अपने माता पिता की राह जरूर लें, क्योंकि जो माता पिता हमारे लिए तय करेंगे उससे बेहतर हम नहीं कर सकते हैं। हमारी जो शादी थी वो मेरे माता पिता, मेरे इष्ट मित्रों के समन्वय के ही बाद हुई है। हालांकि रोशनी जी को मैं बहुत पहले से जानता था, इनको जो है संस्कृति से प्रेम भी था और लिखने की भी बड़ी शौक थी। मेरा एक गीत इन्होंने लिखा था, डांडा बासी चल खूणी, डांडा बासी चल खूणी। फिर इसका इन्होंने एक दूसरा गीत लिखा था भगवान मासुदेवता, हे गैल्याणी धन देई दो खेल्याल रासुले। फिर उसके बाद ये मेरे 1-2 गानों में इन्होंने काम भी किया था। तो ठीक था, हमारा पारिवारिक संबंध था। और इनके माता पिता को मैंने अपने जीवन में आदर्श, मतलब मामा जी और फूफू जी कहता था मैं। अच्छा। मैं वो प्रेमिका वाला रिश्ता नहीं निभाता था कि हाँ जी ये मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं अंकल जी या ये करो। हाँ नहीं, हम बड़े पारिवारिक सभ्य परिवार से जुड़े हैं। हमारी माँ यही कहती कि बेटा जिसको मैंने भाई बोल दिया, हर व्यक्ति मेरा भाई है, इसलिए ये तुम्हारे मामा बने और ये तुम्हारी फूफू बनी, क्योंकि वो मेरे पिता की बहन है। तो हमारा अभी भी बड़ा अच्छा समन्वय चल रहा था, रिश्ता था मामा फूफू का। तो मैं इनको बहुत अच्छा मानता था, तब भी ये हमारे जीवन में एक पवित्र देवी की तरह थी। हमने इनको पहले आश्वासन दिया, देखो शादी होगी तभी तय हो सकती है जब मेरे माता पिता कहेंगे, अन्यथा मैं आपको किसी प्रकार का लाइसेंस और किसी प्रकार का लोभ प्रलोभन नहीं दे रहा हूँ। आपको मंगलेश रंगवाल जैसी शख्सियत हज़ारों मिलेंगी। हाँ, अगर तय लिखा होगा, परमात्मा ने लिखा होगा और उनकी मंजूरी मिल जाएगी तो 100% शादी हो जाएगी। कौन सी बड़ी बात है ना जी। तो ठीक है, सब चीज़ बढ़िया होता। मेरे माता पिताओं ने भी इनको परखा कि ये हमारे परिवार को चला सकती है। अब हमारे घर में आने जाने का डेली तांता लगा रहता। मैं सच मानूं जोश जी, अभी भी मेरे घर में कम से कम 25 से 30 पैकेट दूध डेली रखते हैं चाय पे, क्योंकि हम किसी की कोई सेवा नहीं कर सकते। लेकिन मेरी माँ कहती है बेटा घर में जो आए उसे चाय और पानी बिना मत जाने देना। तुम अपने एक टाइम का पेट काट लेना, लेकिन अतिथि जो आएगा वो बिना चाय का घर से नहीं जाना चाहिए। ये हमारे दादा ने सिखाई हुई परंपरा है, मेरी माँ को सिखाई, मेरी माँ ने मुझे बताया। तो फिर मैंने देखा यार हमें ऐसी पत्नी मिल भी पाएगी कि यार कि जो कम से कम जो है अगर 12 लीटर दूध की चाय बना पाएगी। यूँ ना बोले कि भैया यार मैंने तो कलाकार समझ के शादी की, यहाँ तो तुमने चाय का ठेला खुलवा दिया। तो इन सब चीज़ों की जाँच पड़ताल चली, कम से कम 14 साल तक हमने इनको आजमाया। ये पढ़ते भी रहे, मेरी माँ इनके चाल चरित्र और सब चीज़ को जांचती परखती रहेगी, ये सेवा कर भी पाएगी। तो ठीक है, माँ को भी अच्छी लगी, पिता को भी अच्छी लगी, अच्छे समन्वय चलते रहे। इनके माता पिताओं को भी हम लगे योग्य कि यार ये हमारी बेटी को 2 रोटी खिला सकता है। तो ये सारा चला, फिर जनता का आशीर्वाद रहा और एक बहुत भव्य तरीके से उस टाइम पे हमारे हरीश राव जी सीएम थे। अच्छा। उनके स्नेह आशीर्वाद में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की उन्होंने भी, ऐसा नहीं है। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, भले आज वो सत्ता में है नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे जितने कलाकार हुए थे और करीबन मेरे हिसाब से 13-14 हज़ार की गैदरिंग हुई थी। फिर एक लोकेशन का भी बहुत बड़ा, हाँ ये भी बता दो, एक थीम जब बनी थी, कार्ड से लेके ड्रेस से लेके सब चीज़ों से लेके इनकी एक राय थी। मैंने कहा कोई बात नहीं आप कर लो। तो फिर जगह के लोकेशन, तब चौधरी फार्म हाउस था।
मतलब वो देहरादून का सबसे बड़ा एरिया वाइज सबसे बड़ा फार्म हाउस मांगते हैं यार, लोग इतने लोग आएंगे तो चाय पानी पियेंगे तो भाई जगह तो चाहिए। फिर वहाँ पे तय हुआ तो कई राज्यों के कलाकार आए, कई हस्तियाँ आई उस दिन, बल्कि हरीश रावत जी की बेटी की शादी थी, तो उन्होंने, मैं उनका भी आभार शुक्रगुजार करता हूँ कि इतनी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कम से कम जो है 35 से 40 पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। वो जहाँ भी हों, जैसे भी हों, पर मेरी शादी में उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी उसके लिए मैं हरीश रावत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि किसी भी कलाकार को उस दिन कोई दिक्कत नहीं हुई, इतनी गैदरिंग थी। और लोगों ने बहुत सहयोग किया मुझे, किसी ने कार्ड बनवाए मेरे को, स्पेशल डिजाइनिंग है। हमारे राकेश जी, इन्होंने उस टाइम पे, मैं सोचता हूँ लिमोजिन पहली बार उत्तराखंड में आई होगी। क्या बात है। तो इन्होंने जो है अच्छा, लिमोजिन से गए, लिमोजिन कार उससे गया जी। मैं नहीं, मेरे पास तो इतना ना तो पैसा था ना बल था। अच्छा, बल मुझे जनता ने दिए, लोग, मैंने कार्ड तो मुश्किल से 6,000 के करीब बांटे थे, लेकिन भीड़ वहाँ पे 11-12 हज़ार की आ गई थी। अब हमने तो एक सामान्य से, मैंने कहा चलो हम तो क्या ऑटो में भी चल देंगे भाई, पहाड़ी आदमी, कोई दिक्कत नहीं, हल को कंधे में रखने वाले हैं। तो इन्होंने उस टाइम पे 2 लिमोजिन कार मंगाई थी। अब वो कार इतनी सरदर्दी बन गई थी कि जब पटेल नगर से गेस्ट हाउस से एक होटल से बारात जाती है तो इतनी तांता लग गई थी कि अगर वाकई उस दिन हरीश रावत जी वो व्यवस्था नहीं करते तो मतलब मुझे लगता है बारात अगले दिन पहुंच पाती वहाँ। तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उनियाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने जो है मुझे से दूल्हे को लेमोजिन में बैठाया, गरीब आदमी को, एक पहाड़ी को, है ना, कि हम तो कोदा करोड़ खाना रहा, बासी बात खाना रहा, हौल गौंदा रहा, है ना जी, मोल चौका देने वाला, अभी भी गाँव में जाते गेहूँ कुटने वाला छा, तो हमारे लिए तो बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात थी। और लेकिन आप जैसा कलाकार वो डिजर्व भी करता है ना। लेकिन खैर, जब रोशनी डंगवाल जी, अब तो डंगवाल हो गई हैं, जी जी जी। तो रोशनी जी जब जीवन में आए, क्योंकि मैं आपका एक स्टेज शो देख रहा था जहाँ पे आप जोक करते हैं कि मेरी पत्नी मुझे खाना पूरा नहीं देती है, क्योंकि कहती है कि जब तक नया गाना नहीं आएगा तब तक पूरा खाना नहीं मिलेगा। मैं कान पकड़े, आपने मुझे इतनी गहराई से सुना। ये बात सत्य है, ये आज भी यहीं पे, अभी भी वही है। अभी मैं तो कई बार बोल देता हूँ भाई मैंने मंगलाचरण गा दिया, अब तो छोड़ दो, मेरी रोटियां बढ़ा दो। कह रहा नहीं, जब तक तुमने जो है दर्शकों को, श्रोताओं को जो उनके आशा अभिलाषा है उस तरीका का गीत जब तक आपकी जो है रोटी कटती रहेगी, ये बनता है, ये आप बनता है ना। तो मेरी जब तक ये कटाव होता रहेगा, डिडक्शन होता रहेगा, तभी काम होता जाएगा। तो मैं बहुत बेहतर तरीके से लिख रहा हूँ, और जो मेरा टाइटल गीत है उसे मैंने कम से कम 300 से 400 बार फिल्टर कर दिया होगा, क्या समय के हिसाब से। मैंने बोला मैं हर कलाकार का सम्मान करता हूँ, नहीं है बच्चा भी, हमने कौन सा जिंदगी भर रहना, 27 साल गाते गाते हो गए, कितने साल और गा लेंगे, एक दिन परलोक को चले जाएंगे, तब तो नए बच्चे इस संस्कृति को उठाएंगे। आज लता जी चले गए तो और हिंदी क्षेत्र में गा रहे हैं, तो वो लोग चला रहे हैं इस देश की, इस सनातन, इस भारत की संस्कृति को। वैसे इस प्रदेश के जो श्रेष्ठ कलाकार है, जब हम लोग चले जाएंगे तो नई पीढ़ी उठाएगी, तो हमें उनका भी मनोबल बढ़ाना है। तो मैं सारे कलाकारों का सम्मान करता हूँ, और बहुत अच्छे हों, और सीखने के लिए सबसे मिलते हैं, सबसे अच्छा मिलता है। अब हम सोचेंगे यार रजत शर्मा जी बहुत अच्छा एंकरिंग कर सकते हैं, हमारे लिए तो हमारे रजत शर्मा आप है। इंडिया टीवी तो बात की बात है, मैं दिल्ली थोड़ा दिन चला जाऊँगा, मुझे तो घुगती के पास जाना, मुझे तो जोश जी के पास जाना, तो मेरे लिए इंडिया टीवी आप है, आज तक आप है, क्योंकि हमें आपसे ही मिल रहा है ना सब चीज़। तो वैसे ही इनसे भी मुझे बहुत योगदान मिलता है, बहुत समर्थन मिलता है, और अच्छी बात है। तो मैं इसलिए उस गीत में भी बहुत मॉडिफाई कर रहा हूँ, और गीत की ड्यूरेशन बहुत कम होगी, केवल 2.5 मिनट का गीत होगा। क्या बात है। ये मैं अभी बता दे रहा हूँ स्क्रीन के माध्यम से कि केवल 2.5 मिनट का गीत होगा। अब 8 गीत का जमाना गया, फिर 5 मिनट का है, क्योंकि समय कम है लोगों के पास, क्योंकि आदमी की अब स्वस्थ उम्र 100 साल है, 100 साल में उसे सब चीज़ करना है, 100 साल में उसे सब चीज़ चलना चाहिए। विकास जिस तरीके से बढ़ रहा है तो टाइम कम है, इसलिए 2.5 मिनट की कंपोजिशन होगी, और नए बेहतर तरीके से होगा, और सिंगल शब्द टाइटल होगा। क्या बात है। मतलब इतना छोटा होगा कि टाइटल भी बहुत बड़ा नहीं होगा, क्योंकि अब होते ना पहले 100 इंच का टीवी लगता था, फिर 80-50, अब लोग सब मोबाइल पे आ गए हैं। तो मोबाइल की डिस्प्ले को देखते हुए, समय की और कार्य अवधि को देखते हुए 2.5 मिनट का गाना कंपोज किया गया है, और मोबाइल की स्क्रीन को देखते हुए सिंगल शब्द रखा गया है। क्या बात है। तो कब तक उम्मीद करें हम कि ये बाजार में आ जाएगा? देखो, थोड़ा सा टाइम हर किसी को मिलना चाहिए। जिस प्रकार से माँ बाप हर बच्चे को टाइम देते हैं कि बेटा आप कृषि में काम करो, संगीत में काम करो, किस चीज़ में इसकी रुचि है, तो वैसे थोड़ा 1 आध महीना इसको भी टाइम मिलना चाहिए, मंगलाचरण को भी, कि हर घर हर शुभ कार्य तक ये जाए, उसके बाद आ जाएगा। एकदम। तो भाई शर्त यह है कि मंगलाचरण अच्छा चलना चाहिए, इसको आप देखिए, और उसके बाद दूसरा गाना जो है लगभग तैयार है, वो भी हमारे बीच आएगा। तो मंगलेश जी, आखिरी सेगमेंट में हैं हम लोग, और जब हम नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं तो आपके भी 2 बच्चे हैं, तो पहले तो उनके बारे में बताइएगा, और क्या जो बड़ी वाली बेटी है, क्या वो भी संगीत में है या फिर कुछ और कर रही है अभी?
बिल्कुल। मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटा बेटा है और बड़ी बेटी है। बड़ी बेटी का नमामि ओम डंगवाल है और इसका जन्म उस दिन हुआ था जब मैं न्यूजीलैंड यूनिवर्सिटी में कार्यक्रम दे रहा था। ओके। मेरा वहाँ पे गाना शुरू हुआ है, मैं उस भजन को गा रहा था। वो मंगल गीत कौन सा वाला है रोशनी? जागर, भूमि मंगलम वाला। और यहाँ उसके बाद मुझे 5 मिनट बाद खबर मिलती है कि आपकी बेटी हो चुकी है। तो माँ भगवती का रूप हमारे घर में आया है। हर घर में आता है, हर माँ बाप की बेटी हर भगवती है और उत्तराखंड की हर बेटी मेरे लिए जो है भगवती का रूप है। हर माता मेरे लिए अपनी माँ के तुल्य है। तो एक बेटी प्राप्त हुई, उसे भी बड़ा शौक है गायकी का। अच्छा। और उसके सुर, उसके कंठ आपको आपके टाइटल में मिलेंगे। ये बात मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ओह बढ़िया। लेकिन किस्मत से क्या हुआ था कि अभी दौरान में जो है 2 साल का बेटा हुआ नवरात्रों पे, वो भी माँ की कृपा रही, उसको भी बड़ा शौक है। अच्छा। तो वो मेरे नाम का उच्चारण करता है। क्या बात है। अब हमने क्या क्या किया, जैसे हम इफेक्ट में गाते थे कि हौरवरिक, तो उसको मैंने एक टेक्निकल पॉइंट सिखाया, क्योंकि बाल्यावस्था से और बाल वाणी से हम ज़्यादा नहीं बुलवा सकते। तो एक पहाड़ी शब्द मैंने उसे रटाया हुआ है, तैयार किया है, तो वो उस गीत में गाएगा, वो भी लोगों को सुनने के लिए मिलेगा। तो उसका नाम मंथन डंगवाल है। अब ठीक है, उसे बड़ा शौक है और मंगलाचरण में वो अभिनय भी कर रहा है, शंख बजाते हुए। जो छोटा बालक है वही मेरा बेटा मंथन डंगवाल है। क्या बात है, क्या जी, बात है। जी। पूरा परिवार जो है संगीत जर्नी में आपके साथ जुड़ा हुआ है। रोशनी जी लगातार आपके साथ हैं, वो आपके साथ कोरस में भी गाती हैं। हम इनको लीड में क्या देखने वाले कभी कि मंगलेश के साथ लीड में रोशनी डंगवाल का नाम आ रहा है? देखो, ये अब उन पे तय करता है रोशनी क्योंकि जी तय लिखना भी करेंगी। उन्हें आता है, डांस करने से वो सीधा डायरेक्टर तक चले चुके हैं, क्योंकि इस भजन का निर्देशन उन्होंने उन्होंने direction किया है किया। और बहुत अच्छे तरीके से किया है। कितना क्या चला इस बात की तो देखो कोई भी आर्टिस्ट गारंटी नहीं देता है, लेकिन काम अच्छा हुआ है। हमारी आत्मा खुश है कि जिस भाव से मैं चाहता था कि हमारा सनातन और पहाड़ी कल्चर एक फेस में मिले, वो काम उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया कि कैमरे से लेके, फील्ड से लेके, ड्रेसों से लेके, आर्टिस्ट से लेके, प्रॉपर्टी से लेके बहुत अच्छे से उस वीडियो को जोड़ा है। किसका म्यूजिक रहेगा, वो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। तो वो तय करेंगे कि वो किस कि भाई क्या करना है मुझे, क्या करना चाहते हैं, क्या है ना? करना है मुझे। तो चलिए ये परिवार वाले इस सेगमेंट को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, लेकिन ख़त्म मैं करना चाहूँगा रोशनी जी के गीत से। तो जो महासू पे उन्होंने गीत गाया है, या जो गाना आपको याद है जो रोशनी जी ने लिखा है, प्लीज़ उसकी 2 लाइनें। मैं सुना देता हूँ। भगवान माँ सुदेवता का मंदिर है हमारे जोन सरवावर में और सबके आराध्य हैं भगवान शंकर। माँ सुमन भगवान महाशंकर का रूप है। तो ये पटबंदी का गीत है और ध्यानियाँ इस गीत को गाती हैं वहाँ पे। घासो काटे कासुले, घासो काटे कासुले, हे गेल्याणी धन देई, घासो काटे कासुले, मेरे गावेंदी जागिडो दो खेल्याल रासुले, हे गेल्याणी धन देई दो खेल्याल रासुले। ये उसकी पंक्तियाँ बहुत थी। खूब, बहुत खूब। अब 1-2 सवाल और है मेरे पास। मुझे पता है कि आपके पास टाइम कम है, लेकिन मैं उन सवालों पे जाने से पहले भाषा पे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पर भाषा पे बात करने से पहले जब हम बात कर रहे थे नेगी की चेली की, और ये विवाद पहले भी होते रहे हैं, और एक विवाद हमारे उत्तराखंड फिल्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा हुआ, जिसमें हमारे 2 फेवरेट गायक जुड़े हैं, गजेंद्र राणा जी और नरेंद्र सिंह नेगी जी। उसमें मंगलेश डंगवाल जी का भी बयान आता है कि भाई दोनों को अपने अपने हिसाब से चलना चाहिए, कोई किसी को वाद विवाद ना करे। ये आपने उस समय बयान दिया था। क्या एक गायक, क्योंकि ऐसा कहा गया कि जब नेगी ने बोला कि ये फुहड़ गायक हैं, तो मंगलेश डंगवाल को भी बोला है, गजेंद्र राणा को भी बोला है, इसलिए उन्होंने वो गाना गा लिया। मंगलेश डंगवाल का इस पर क्या टेक है, और क्या टेक था उस टाइम पे जब आपसे कोई पूछा गया होगा कि क्या ये विवाद होना चाहिए था, या विवाद में कौन सही था कौन गलत था? क्या आप इस पर राय रखते हैं? पहले तो मित्रवर ये है कि मैं इतनी गहराई से कभी किसी के व्यक्तिगत कार्यों में घुसता नहीं हूँ, क्योंकि ठीक है अब उन्होंने गीत गाया है, इस बात की तो कोई प्रामाणिकता है नहीं कि उन्होंने जो वो गीत नेगी जी पे गाया है, और ना नेगी जी ने ये बात सिद्ध कर पाई कि वो गीत उन्होंने मेरे पे ही गाया है। कुछ तथ्यों ने इस बात को उठाया कि उन्होंने नेगी जी पे गा दिया, कुछ ने उठाया कि नहीं, उन्होंने बोला कि मैंने नहीं गाया है। तो देखो इस चीज़ का प्रामाणिकता तो खैर मैं नहीं दे सकता हूँ। अब उन्होंने किस ध्याय से गाया है, क्यों गाया है, वो उनके अंतरात्मा जानती है। और अगर उन्होंने गाया है तो मेरे हिसाब से ऐसा भी नहीं गाना चाहिए था। या नेगी जी ने अगर उनको फुआड़ बोला है तो देखो मैं तो खैर नहीं बोल सकता हूँ। किसी भी आर्टिस्ट को, गजेंद्र राणा तो उत्तराखंड की
टॉप मोस्ट सेलिब्रिटियों में है। वो उम्र से हमसे बड़े हैं और हम उनका भी बड़े भाई की तरह सम्मान करते हैं और करते रहेंगे, जो हमने संस्कार सीखे हैं। मैं जो नए कलाकार भी आ रहे हैं, वो चाहे चटनी के साथ खा रहे हैं, चाहे काचा केवा में खा रहे हैं, या चाहे जो भी लिख रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको सुनने वाला भी तो एक वर्ग है। अगर वो गाना मिलियनों में चला तो 1 मिलियन या 2 मिलियन लोगों ने सुना है, चलो एक कलाकार फुअड़ हो सकता है, उनकी फुर्की मान, चलो हमने मान ली, एक टाइम के लिए मान लिया कि चलो वो गीत फुआड़ था, या जो गाना उन्होंने गाया वो फुआड़ था, लेकिन इतने मिलियन लोगों ने उसे सुना, क्या तो वो सारे फुआड़ थे क्या? तो सबको तो खैर हम ये प्रमाण पत्र नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक सनातन आदमी, मेरी जिब्बे से ऐसे शब्द भी उचित नहीं लगते हैं। अब देखो, उसको अगर फुआड़ बोला गया गजेंद्र भाई को, तो मेरे हिसाब से ये भी उचित नहीं है। और अगर उन्होंने वो गाना उस तरीके से लिखा है तो वो भी ठीक नहीं था। तो ये तय तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों सेलिब्रिटियां समान हैं। उतने ही मेरे लिए गजेंद्र भाई हैं, और उतने मेरे लिए नेगी जी, उतने ही मेरे लिए मीना राणा जी हैं, और उतने ही प्रीतम भरतवाण जी हैं, और उतने ही कल का आर्टिस्ट है। मैं व्यक्ति विशेष का सम्मान करता हूँ, कला का प्रमाण पत्र देने वाली तो जनता है, क्योंकि जनता के लिए नेगी जी ने खुद ही बोला कि जनता के लिए वो भी काम करता है, जनता के लिए मैं भी काम करता हूँ। उसको भी जनता ने सुना, उनको भी जनता ने सुना। एकदम सही कहा आपने। आखिरी सवाल मेरा भाषा को लेकर के है। जब हम बात करदन की अपनी गढ़वाई कुमोनी में बात करना, आपका एक स्टेज शो में देख रहा था जहाँ आप बहुत बारीकी से, ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, बहुत कम लोग इस फ़र्क को जानते हैं कि भाई शाही और साली में भी फ़र्क हो दो। भाई आजकल का बच्चा के जी स्याही बोन के बदले साली बोलदन से इतना फ़र्क नहीं जाने पाउन। तो मंगलेश डंगवाल से मेरी ये सवाल थी कि अपनी बोली भाषा जो हमारी गढ़वाई ची, कुमोनी ची, जौनसारी ची, कन को बचे जाओ, और जो हमारे ओणवाई पीढ़ी ची तू तक हम करने तय को प्रसार कर सको। देखा, एक वास्ता खास करीते हैं जो गायन क्षेत्र का आर्टिस्ट छन और पर्दा का कलाकार छन, तो कख न कख बड़ा दाना स्याणो अपनी परंपरा, अपना गांव का लोगों से मेल मिलाप रखना पड़ो, सभ्यता का पुरानी से पुरानी चीज़ों को अध्ययन करना पड़ो, और जो हमारी बोली ची लगभग हर 20-50 किलोमीटर पर परिवर्तन हो जाती, घाट घाट को ज्ञान रखना पड़ो। हम देखिए, मैं भी कलम और कागज़ पेन बराबर जेब में रखता हूँ। अगर मैं कोई भी शब्द प्रिय लग दो या कई भी शब्द लग दी, मैं बहुत बड़ी गहराई ची, चाहे भले वो शब्द दुअर्थी हो। अब जन गुठियार ची, तो जौनपुर में गुठियार जो ची आंगन का वास्ता बोलदन, लेकिन आप नीतिमाणा इधर वाली घाटी में चलो तो वहाँ पे गुठियार कर तो दूसरा भाव में लगाते हैं। तो ये दुअर्थी, इससे आप कंपेयर मत करो। इससे अगर आपको ये फुआड़ है या वो है तो ये उचित नहीं होगा। ये अगर इस तरीके से कलाकार को प्रमाण पत्र देंगे तो ये कलाकार के साथ अन्याय होगा। अश्लीलता का भाव ही अलग होता है और शब्द का पर्यायवाची अलग होता है। तो नए कलाकारों को खास करके जो है इन जगहों पे जाना पड़ेगा, जो मैंने आपको बताया है चैनल पे, स्क्रीन पे, कि पुराना लोग, पुरानी सभ्यता, पुरानी संस्कृति, जब आप यूँ से जुड़ा तब जय करी थे आप जो ची बोलना भी सीखला और संस्कृति को प्रदर्शन करना भी सीखला। अगर आप सोच लो कि खाली हम कंप्यूटर पे बैठ के ही चूड़ा कुटने वाली बात कर दे रहे हो, तो तब काम नहीं होगा, तो फिर वो जो है चूड़ा का पिन्ना बन जाएगा, तब तेल निकलना मुश्किल है ना। तो अगर तेल चाहिए तो देखा वो एक आवाज हम तो जो इकट्ठा करना पड़ेगा। पर जब भाई हम बात करते हैं कि भाई एक विकास जोशी का तौर पर मैं अपनी औलाद होनी जो 1.5 मच रही जीवन गढ़वाल कुमानी कुछ समझ में नहीं होती, तक परिवेश गढ़वाल कुमान वानी कन करी तय हम तो बच्चों दगड़ी अपनी गढ़वाल कुमान तू तक पहुँचा सकदन, क्या करे जा सको तय? क्या कलाकार ही एक साधन वे सकदू या कोई और तरीका भी वे सकदन? देखो, सबसे पहली जो अगर हम दूध बोली और अपना कल्चर तय जीवित रखना चाहना तो सबसे पहली पाठशाला माँ बाप जी। हर घर का माँ बाप यदि अपना बच्चों तय गढ़वाली परंपरा और गढ़वाली कुमाऊनी जौन सारी जो हमारी उत्तराखंड की बोली ची अपनी अपनी बोली छन यूँ तो अगर आप चिरंजीव रखना चाहना तो हर माँ बाप की नैतिक जिम्मेदारी बन दी कि इंग्लिश और मॉडर्न शिक्षा का साथ साथ में आप अपना उत्तराखंड की सभ्यता संस्कृति के बारे में भी अगर 2 घंटा बच्चा वार्तालाप कर ला, विशेष शादी फंक्शन में, ठीक है, आपने एक बार उनको 5,000 का लहंगा पहना दिया तो एक बार आप उनको जनसार की घाघरी भी पहना दो ना। एक शादी में आपने अपनी बेटी के लिए जो है 5,000 के हील पहना दिए। मैं तो अपनी बेटी के लिए जौनसार से कपड़े मंगाता हूँ, शादियों में उसको पहना के ले जाता हूँ। कभी मैं कुमाऊँ से अगर पछौड़ी वगैरह वगैरह या कोई वैसी मेरे को एक्ट्रिव माला लगेगी, मैं हाथ का ब्रेसलेट पहना के उसे पहना देता हूँ। और सारे लोग मुड़ के देखते हैं, देखना रही थी छोटी लड़की जा रही घाघरा पहन के जा रही है, जौन सारी होगी। तो मुझे बड़ा गर्व होता कि वाह यार, मेरी बेटी को किसी ने जो इसको यूँ तो बोला कि ये जौन सारी है।
तो उससे क्या होगा कि उसको पहना होगा पता लगेगा। और मैं बार बार मैक्सिमम एक दिन में कम से कम जो है 50% गढ़वाली में बात कर दो अपनी बेटी दरी। मुझे कहीं पे अगर प्योर जोन साइड नहीं आएगी तो मैं फिर भी बोलने का प्रयास करता हूँ। वो कहते रहते हैं कि पापा आप क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा बेटा आप भी बोलो, बस मैं जो बोल रहा हूँ वो ठीक बोल रहा हूँ आपके भविष्य के लिए, पर आप बोलो। इनको बहुत अच्छी बोलनी आती है, मेरे को इनको सौंप रखा कि आप इनको सिखाओ जोन सारी बोलना। तो अगर हर माँ बाप ऐसे करेंगे, उसके बाद नैतिक जिम्मेदारी बनती आप जैसे भाग्यवान आदमियों को, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कलाकारों को, सभ्यता को, संस्कृति को हर व्यक्ति तक, नेशनल इंटरनेशनल तक पहुंचा रहे हैं। दूसरे में आप भी ऐसे प्रोग्राम बनाइएगा और ऐसी जिम्मेदारी थोप आप केवल माँ बापों पे, और कोई सिखाने वाले ना। हम सरकार के भरोसे रहेंगे तो रोड पे आ जाएंगे। सरकार ने तो ये अटल बिहारी वाजपेयी ने जी बोला था कि कुकुरमुत्ता है। किसी भी देश की सरकार हो ये कुकुरमुत्ते की तरह आती हैं और चले जाती हैं। मैं बोलता हूँ मंगलेश डंगवाल यहीं, नरेंद्र सिंह नेगी जी यहीं हैं। हमने 8-8 मुख्यमंत्री देख लिए, लेकिन सब आए कुकुरमुत्ते की तरह चलेगा। मुझे भली भांति याद है वाजपेयी जी ने क्या बात बोली थी, और वही होता है। तो हम उन्हें भी आदर्श मानते हैं, तो इनके भरोसे हमें ज़्यादा नहीं रहना चाहिए कि ये बहुत कुछ करेंगे। ये ढंग से विकास ही नहीं कर पाए अभी तक। बताओ आप, ये पहले रोड बिछाते हैं, उसके बाद नाला खोद देते हैं। आज OFC, कल KFC, 36 प्रकार की लाइनें बनती हैं, वो धूल से निजात नहीं पा रहे। तो इतना जिम्मेदारी देखो सरकार की नहीं बनती, हमारी भी बनती है। तो माँ बाप को सिखाना जरूरी है, और आप भी ऐसे प्रोग्राम कराइएगा थोड़ा सा कि जिससे लोगों को जिम्मेदारी बढ़ेगी। एकदम और हम हमारी कोशिश तो यही ये सबसे बड़ा स्रोत रहेगा। और बहुत खूब कहा आपने कि घर से शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, घर से शुरुआत हो। एकदम। तो मंगलेश जी, बहुत ढेर सारी बातें हमने की, और इंटरव्यू का जो समापन है वो मैं चाहूँगा कि आप किसी जागर से करें। एंड सबसे पहले मैं बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतना समय हमें दिया, इतनी ढेर सारी बातें खुलकर की, हर मुद्दे पर आपने बेबाकी से बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इसका समापन आपके जागर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिव का परम भक्त हूँ, और भगवान मेगा महादेव की और माँ लक्ष्मी की मेरे कंठ में और मेरी वाणी में इतनी सत्यता है, क्योंकि हर निष्ठा के साथ में उस माँ के लिए मैंने कम से कम 60% भोजन का त्याग कर रखा है। जो भगवान के मैक्सिमम प्रसाद लगते हैं, मैं उसी तरीके का भोजन ग्रहण करता हूँ, और वही शक्ति मेरी जबान पे है कि मैं जो बोल देता हूँ आज तक प्रमाणित है कि 80% वो पत्थर की लाइन बनती है। तो मैं ये वास्ता पड़ा भक्तों का वास्ता, और घुगती चैनल का माध्यम से, और जो जी आपका प्लेटफॉर्म का माध्यम से अपना तमाम श्रोताओं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और सबके लिए, संपूर्ण मानव जाति का यशस्वी जीवन का खातिर माँ राजराजेश्वरी की 2 पंक्ति गए देनो। अम्बा मोहनी देवता त्रिभुवनी आनंद संधायनी, बाणी पल्लव पाणी पीणु मुरली, गाना प्रिया लोलनी, कल्याणी उड़राज बिंब वदना, धूम्राक्ष संहारिणी, चिदरूपी बर देवता भगवती, पारि ब्रह्म परमेश्वरी, दैणी हुए जदैणी मैं त्या महोदरी, इष्ट कुल देवी श्री राज राजेश्वरी, मैं छऊ अज्ञानी तू ही ज्ञानेश्वरी, बल बुद्धि देली मेरी माता बलेश्वरी। धन्यवाद दर्शकों, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मंगलेश डंगवाल जी। मंगलेश डंगवाल जी को हमने इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में जानने की कोशिश की। हमने कोशिश की उनके बचपन को जानने की, उनकी जीवन यात्रा को जानने की, और उनके जो विवाद उठे, जो सवाल उठे, उन सवालों को उनसे हमने पूछा, और बड़ी बेबाकी से, बड़े साफ गोई से उन्होंने उनका जवाब भी दिया। तो बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर मंगलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस इंटरव्यू में बस इतना ही। अगली बार फिर एक नई शख्सियत होगी, नए सवाल होंगे और नए जवाब होंगे। शुक्रिया।